हेलो एवरीबॉडी। कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने अपने घरों में मौजूद होंगे और अपने अपने एग्जामिनेशंस की तैयारी जो है वो कर रहे होंगे। और संभवतः आप लोगों के सारे एग्जामिनेशंस हो गए होंगे, सिर्फ 2 या 3 पेपर आप लोगों का बच गया होगा। और मैंने अपनी तरफ से हर संभव ये प्रयास किया है कि मैं आप लोगों के ज्यादा से ज्यादा पेपर्स कवर करवा सकूं। तो उसी कड़ी में मैं आज आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं BHDS 183। जैसा कि आप लोग पहले ही स्क्रीन पर देख चुके होंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है BHDS 183। इसका मतलब है कि आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं BHDS 183 को। डिस्कशन पर जाने से पहले मैं आप लोगों से 2 बातें करना चाहता हूँ। पहला तो ये कि बच्चों को ये दिक्कत आ रही थी कि उन्हें जो है ना वीडियो साउंड में कमी नजर आ रही थी। मतलब ऐसा है कि वीडियो जब चलता था यूट्यूब में तो उसमें है ना मेरी साउंड जो है ना वो कम आ रही थी। तो मैंने इस वीडियो में उसको इम्प्रूव करने का प्रयास किया है। आगे से मैं कोशिश करूंगा कि ये जो वीडियो साउंड की जो समस्या है ना वो ना आए, ठीक है। तो अगर फिर भी अगर कोई वीडियो में साउंड की कमी किसी को लगती है तो कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जब भी बनाऊं तो उस वीडियो में ऐसी कोई कमी नजर नहीं आए, ठीक है। और दूसरी बात, BHDS 183 का जो वीडियो सेशन है ये थोड़ा लेट से आ रहा है क्योंकि मैं बिजी चल रहा था और इस वजह से मैं इस बिजी शेड्यूल में इस वाले पेपर का वीडियो नहीं बना पा रहा था। एंड फाइनली अब ये वीडियो आ रहा है और ये वीडियो आप लोगों के लिए 6 अप्रैल 2022 को पब्लिश कर दी जाएगी। 6 अप्रैल 2020 को ये वीडियो आप लोग अपने यूट्यूब स्क्रीन पर देख सकेंगे, वो भी सुबह के 6 साढ़े 6 बजे के आसपास से, ठीक है। तो खैर ये सब बात तो समझ गए। अब सीधे सीधे चलते हैं BHDS 183 बुक पे। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि एक्चुअली ये जो BHDS 183 बुक है ना ये एकदम बकवास सी बुक है। मतलब समझ लीजिए कि इसमें ज्यादा कॉन्सेप्ट है नहीं, ठीक है। तो थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट हैं, मैं उसी पे डिस्कशन आप लोगों को करवाऊंगा और इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो BHDS 183 बुक है ना इसमें टोटल 2 ब्लॉक्स हैं, टोटल 2 खंड्स हैं। पहले खंड में 6 चैप्टर्स हैं, आप लोगों के स्क्रीन पर दिख गया होगा, यही 6 चैप्टर्स हैं जिस पर डिस्कशन हमें करना है। जिसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना उस पर डिस्कशन हमें करना है। हालांकि अभी सारे ब्लॉक्स को डिस्कस करने लग जाए तो बहुत लंबा समय चला जाएगा, बहुत टाइम चला जाएगा, तब तक आप लोगों के एग्जामिनेशन भी हो जाएंगे। तो सिर्फ मैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना उसी का डिस्कशन करवाऊंगा, ठीक है। और जो दूसरा ब्लॉक है ना वो ये रहा दोस्तों। मतलब टोटल 2 ब्लॉक्स मिलाकर इस बुक का निर्माण हुआ है। इस पूरे बुक में टोटल 2 ब्लॉक्स हैं, 2 खंड है जिसमें टोटल 10 चैप्टर हैं, ठीक है। इसी 10 चैप्टर में से आपको 50 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। मतलब मेरा कहना ये है कि ये जो BHDS 183 बुक है ना ये टोटल 50 मार्क्स का आएगा। मतलब इसके जो पेपर होंगे, ये वाला जो पेपर होगा BHDS 183 का, इसका जो क्वेश्चन आएगा वो 50 मार्क्स का होगा। मतलब 50 मार्क्स के पेपर आपके आएंगे। उसमें से ऐसा है, ज्यादा से ज्यादा उम्मीद रखिए कि मैक्सिमम क्वेश्चन आपके 10 मार्क्स के आएंगे और मे भी 1-2 क्वेश्चन आपके 5 मार्क्स के आ सकते हैं। और मे भी ये भी हो सकता है कि 5 क्वेश्चन आपसे पूछा जाए और एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का। मतलब 5 क्वेश्चन हो गए तो 50 मार्क्स कंप्लीट हो गया। तो आप लोग क्वेश्चन पेपर पैटर्न को समझ गए, आप लोग ब्लॉक्स को समझ गए। अब सीधे सीधे चलते हैं क्वेश्चन एनालिसिस पर। इस ये जो सारे के सारे चैप्टर्स हैं, ये जो 2 ब्लॉक्स है, इसमें जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसकी एनालिसिस अब हम लोग कर लेते हैं। इसके लिए मैं आप लोगों को सीधे सीधे लिए चलता हूँ गैस पेपर स्क्रीन पर। अब आप लोगों के स्क्रीन पर आ गया होगा BHDS 183 का गैस पेपर, ठीक है। और यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है, अनुवाद क्या है, इसके विभिन्न प्रकारों की व्याख्या कीजिए। तो आप लोग इसको एक VVI क्वेश्चन मान लीजिए दोस्तों, क्योंकि पूरे के पूरे बुक का नाम ही है अनुवाद सिद्धांत और प्रवृत्ति। क्या लिखा हुआ भाई, अनुवाद सिद्धांत और प्रविधि, ठीक है। तो ये आपके बुक का नाम है, तो मे बी इससे एक क्वेश्चन आ सकता है, अनुवाद क्या है, ये क्वेश्चन आपसे मे बी पूछ सकता है। तो देखिए दोस्तों, अगर हम अनुवाद को परिभाषित करने की कोशिश करें तो हम ये कह सकते हैं कि किसी एक भाषा में कही गई या लिखी गई बात को किसी दूसरी भाषा में सार्थक परिवर्तन करना ही अनुवाद कहलाता है। या फिर किसी एक भाषा में कही या लिखी गई बात की विधाओं को परिवर्तित करके दूसरी विधा में लिखना ही अनुवाद कहलाता है, ठीक है। और ये जो अनुवाद का कार्य है ना ये बहुत पुराना कार्य है दोस्तों, ये आज से स्टार्ट नहीं हुआ, ठीक है। और ये जो अनुवाद है ना इसकी शुरुआत संस्कृत, जब हमारे विश्व का निर्माण हुआ था या फिर कह ले कि हमारी आर्य सभ्यता का उदय हुआ था, तो हम तब उस समय में संस्कृत बोलते थे, ठीक है। तो संस्कृत जब
स्टार्टिंग में था उसी समय से अनुवाद का कार्य चलता जा रहा है, ठीक है? अनुवाद का कार्य उसी समय से होता आ रहा है। तो उस समय में क्या होता था ना कि संस्कृत में गुरुजी पढ़ाते थे, क्योंकि उस समय इस तरह के विद्यालय नहीं होते थे। फिर उसके बाद आप ये जान लीजिए कि इस तरह का कॉलेज, स्कूल्स ये सब हमें देखने को नहीं मिलता था, ठीक है? तो उस समय क्या होता था, गुरुकुलें होती थी और जो गुरु शिष्य का जो संबंध होता था वो संस्कृत भाषा पर आधारित होता था, ठीक है? तो गुरु जो है ना अपने शिष्यों को शिक्षा संस्कृत में देते थे और बड़े-बड़े शब्दों में उसको शिक्षा देते थे। तो बाद में शिष्य उसको तोड़ने का काम करते थे, मतलब उसका टीकाणुवाद करते थे, टीकानुवाद, ठीक है? मतलब छोटे-छोटे शब्दों में तोड़कर शिष्य उसको समझते थे। मतलब गुरु उसको अच्छे से बताते थे संस्कृत में बड़े-बड़े शब्दों में, बड़े-बड़े वाक्यों में, बड़े-बड़े पदबंधों में और शिष्य उसको तोड़-तोड़ कर समझने की कोशिश करते थे। तो उसी समय से इस अनुवाद की जो प्रवृत्ति है ना चली आ रही है और आज वर्तमान में अनुवाद हमारे जीवन का एक मुख्य अंग बन गया है। क्योंकि अनुवाद के बिना संभवतः हमें जो है ना मतलब हमारा जीवन निरर्थक हो जाएगा। जैसे हम भारत में रहते हैं, ठीक है? और अमेरिका चले जाएँ तो संभवतः अमेरिका के अंदर 80% लोग ऐसे हैं जो कि इंग्लिश जानते हैं और हिंदी नहीं जानते हैं। तो उस परिस्थिति में अगर हम इंग्लिश नहीं जानेंगे, हमारे अंदर में जो हिंदी में जो विचार पनपेंगे, जैसे कि आपको अमेरिका में कहना है कि भई मुझे खाना दे दो, अब आप उसे इंग्लिश में वहाँ बोल नहीं पाएँगे, तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना आपको। जब आप इंग्लिश वहाँ बोल नहीं पाएँगे, तो आप अपने विचारों को कैसे वहाँ तक पहुँचा पाएँगे? तो उस समय आपको हिंदी को इंग्लिश में परिवर्तित करने की आवश्यकता होगी, हिंदी का इंग्लिश में अनुवाद करने की आवश्यकता होगी, तो फिर आप अनुवाद करेंगे और फिर आप क्या करेंगे? तो अपना जो भोजन संबंधी जो क्रिया है, जो भोजन की रिक्वायरमेंट आपको है, वो वहाँ पर आपको मिलेगा, ठीक है? तो ये समझ गए तो इसीलिए अनुवाद आवश्यक और ये हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है। अभी मैंने आपको एक एग्ज़ाम्पल से दिखा दिया, ठीक है? आप ये इसका तो छोड़ दीजिए, अमेरिका का छोड़ दीजिए, आप अपने इंडिया में ही साउथ की ओर चले जाइए, दक्षिण भारत की ओर, तो उसमें से हिंदी बोलने वाले, हिंदी भाषी लोग आपको बहुत कम मिलेंगे। इंग्लिश लिटरेचर का प्रयोग करने वाले लोग आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे और वहाँ का जो रीजनल लैंग्वेज है तमिल, कन्नड़, मलयालम ये सब का प्रयोग तो करते हुए आप देखेंगे वहाँ पे, लेकिन आप हिंदी का प्रयोग कम देखेंगे। अब वैसी स्थिति में अगर आप हिंदी लेके वहाँ पहुँच जाएँगे तो आपकी बातों को कौन सुनेगा? तो यहाँ पर आपके हिंदी को वहाँ पर इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की आवश्यकता होगी, इंग्लिश में कन्वर्ट करने की आवश्यकता होगी या फिर आपके हिंदी को वहाँ के रीजनल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने की आवश्यकता होगी। और यही जो आप ट्रांसलेट कर रहे हैं, यही जो आप कन्वर्ट कर रहे हैं, यही क्या है? अनुवाद है, यही ट्रांसलेशन है और इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये अभी हमारे वर्तमान के जीवन में एक अभिन्न अंग है और ये मतलब इससे हम अब दूर नहीं जा सकते। अब इतना तो समझ गए। अब सीधे-सीधे देख लीजिए दोस्तों, हम अनुवाद शब्द के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि इसका निर्माण कैसे हुआ है। तो दरअसल बात ऐसी है ना कि अनुवाद शब्द का निर्माण संस्कृत के वद धातु से हुआ है और वद अगर किसी ने संस्कृत पढ़ी होगी तो उन्होंने पढ़ा भी होगा वद धातु रूप और वो संस्कृत में इस कदर पढ़े होंगे वदति वदतौ वदंती वदसी वदथौ वदत वदामी वदामा वदाव वदामा। तो ये लट लकार का क्या कह लेते हैं, हाँ लट लकार में है ये वद धातु रूप। अगर लट लकार में पूछे तो हम ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है? तो वास्तव में क्या है ना, ये जो वद धातु है, वद धातु का क्या कहते हैं, वद धातु से ही बना है अनुवाद, ठीक है? और इसी वद धातु में जब अ प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो ये वद बन जाता है वाद, ठीक है? और इस वाद का अर्थ होता है कहने की क्रिया अथवा कही गई बात। और वाद में जब हम अनु उपसर्ग को जोड़ देते हैं तो वही बन जाता है अनुवाद। और अनुवाद का पूर्ण अर्थ होता है प्राप्त कथन को पुनः कहना, मतलब कहे हुए कथन को पुनः से कह देना ही अनुवाद है, ठीक है? और ऐसा है कि अनुवाद जो शब्द है ना, जो हिंदी में जो आया है, अभी आप लोगों को दिख रहा है, अनुवाद शब्द के लिए इंग्लिश में एक वर्ड का प्रयोग किया जाता है जिसे हम ट्रांसलेशन के नाम से जानते हैं। तो इतना तो समझ गए अनुवाद शब्द कहाँ से आया, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, अनुवाद होता क्या है, सामान्य तौर पर हम समझ गए। अब अगर इसको हम परिभाषित करने की कोशिश करें तो हम कह सकते हैं कि एक भाषा में किसी के द्वारा प्रस्तुत की गई सामग्री को दूसरी भाषा में पुनः प्रस्तुत करना ही अनुवाद है, ठीक है? इतना समझ में आ गया? या फिर किसी भाषा में अभिव्यक्त विचारों को दूसरी भाषा में यथावत प्रस्तुत करना ही अनुवाद है। इस विशेष अर्थ में अनुवाद शब्द का अभिप्राय अब आप लोग समझ गए होंगे। इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अब देखिए अनुवाद में मूलतः दो होता है, एक होता है स्रोत भाषा, ठीक है? और एक होता है लक्ष्य भाषा। एक स्रोत भाषा और एक लक्ष्य भाषा। तो अभी हम दोनों को समझ लेते हैं। जैसे मैं कहता हूँ राम आम खाता है, अगर आपको बोला जाए कि इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कीजिए, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए, तो आप बोलेंगे या मैं बोलूंगा
राम इट्स अ मैंगो, मतलब राम आम खाता है, क्या है, स्रोत भाषा हो गया। इसका हमने क्या किया, अनुवाद किया, और किसमें किया, तो इंग्लिश में किया। तो हमारी लक्ष्य भाषा इंग्लिश हो गई, राम इट्स अ मैंगो, और हमारी जो स्रोत भाषा है वो हो गई राम आम खाता है। तो इतना समझ गए, मतलब अनुवाद मूलतः दो भाषाओं पर आधारित है, एक तो स्रोत भाषा और दूसरी लक्ष्य भाषा। तो आप लोग इतना समझ गए, मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। अब चलते हैं अनुवाद के प्रकार पे। मैं जरा इसको इरेज कर दूं, फिर मैं आप लोगों को अनुवाद के प्रकार के बारे में बताऊंगा। तो देखिए दोस्तों, वास्तव में क्या है ना, अनुवाद के कई प्रकार होते हैं, ठीक है, लेकिन उन प्रकारों का विभाजन मोटे तौर पर दो तरह से किया जाता है। अगर हम पहले तरीके से अनुवाद के प्रकार की व्याख्या व्याख्या करें तो हम कह सकते हैं कि वास्तव में विषय वस्तु के आधार पर अनुवाद के कई प्रकार होते हैं, और दूसरा जो प्रक्रिया होती है अनुवाद को करने में, जितनी प्रक्रियाएं होती है उसके आधार पर भी अनुवाद के कुछ प्रकार होते हैं। मतलब हम टोटल कुल मिला के ये कह सकते हैं कि अनुवाद को विभाजित करने का मूलतः दो नियम है। एक तो विषय वस्तु के आधार पर अनुवाद के प्रकारों के बारे में बताया जाता है, और दूसरा अनुवाद के प्रक्रिया के आधार पर अनुवादों के प्रकार के बारे में बताया जाता है। तो मैं अभी नीचे आप लोगों को बताऊंगा। तो यहाँ पर है विषय वस्तु तथा प्रक्रिया के आधार पर अनुवाद के प्रकार। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, इस स्क्रीन में दिख रहा होगा, विषय वस्तु के आधार पर विषय वस्तु पर आधारित अनुवाद के प्रकार। तो पहला है साहित्य अनुवाद, दूसरा है कार्यालयीय अनुवाद, तीसरा है विधिक अनुवाद, चौथा है आशु अनुवाद, उसके बाद है वैज्ञानिक एवं तकनीकी अनुवाद, और फिर उसके बाद है वाणिज्यिक अनुवाद। तो इसके बारे में मैं विस्तार से अभी नीचे बताऊंगा। फिलहाल इतना जान लीजिए कि विषय वस्तु के आधार पर इतने सारे अनुवाद हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं प्रक्रिया के आधार पर अनुवाद के बारे में। तो ये है प्रक्रिया के आधार पर अनुवाद के प्रकार। तो ये है सबसे पहला शब्दानुवाद, दूसरा भावानुवाद, तीसरा यांत्रिक अनुवाद, और चौथा सारानुवाद। हालांकि इसका प्रयोग अभी वर्तमान में, ये जो यांत्रिक अनुवाद है इसका प्रयोग अभी वर्तमान में आरंभ हुआ है, तो इस पे ज्यादा मतलब बल नहीं दिया गया है अब तक। तो हम लोग केवल ऊपर से तीन की चर्चा करेंगे, शब्दानुवाद, भावानुवाद और सारानुवाद पे। अब आगे चलते हैं। अब मैं आप लोगों को डिटेल में बताता हूँ कि विषय वस्तु के आधार पर कैसे हम कि किन किन अनुवादों को जान सकते हैं, ठीक है। तो विषय वस्तु, यहाँ जैसे कि ऊपर में आप लोग देख चुके होंगे, यहाँ है ना विषय वस्तु पर आधारित अनुवाद, तो इसी पे अभी हमें डिस्कस करना है। तो विषय वस्तु के आधार पर सबसे पहला अनुवाद अगर होता है तो वो होता है कार्यालयीय अनुवाद। तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है, आप लोग समझ गए होंगे, कार्यालय में जो अनुवाद होता है उसे ही हम लोग कार्यालयीय अनुवाद कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, हम कार्यालय से क्या समझ सकते हैं, क्या तो कोई सरकारी संस्था, या फिर कोई सरकारी कार्यालय, अथवा या फिर कोई प्राइवेट, या कह ले प्राइवेट का मतलब होता है कि जो गैर सरकारी है, ठीक है, उस दफ्तर की बात। तो हम इसे मतलब कार्यालय से क्या समझे, या तो सरकारी कार्यालय, या तो सरकारी संस्था, या फिर कोई गैर सरकारी संस्था अथवा गैर सरकारी दफ्तर। तो वहां दरअसल आप लोगों को भी पता होगा दोस्तों कि हमारे भारत में दो भाषाओं को व्यापक तौर पर मान्यताएं प्राप्त है, एक तो इंग्लिश और एक हिंदी। और इंग्लिश को कुछ ज्यादा ही मान्यता प्राप्त है, और हमारे भारत में ऐसा है कि अगर किसी ने इंग्लिश सीख लिया तो उसको सक्सेस का है ना, मान लिया जाता है कि वो बंदा सक्सेस है, मतलब किसी ने इंग्लिश सीख लिया। तो ऐसा है ना कि अब हमारे भारत में इंग्लिश को लोग लैंग्वेज नहीं मानते, बल्कि हमारे भारत में लोग इंग्लिश को एक सक्सेस रेट मानते हैं। वो मान के चलते हैं कि इंग्लिश अगर किसी ने सीख लिया तो वो व्यक्ति सक्सेस है। तो ऐसा है कि सरकारी कार्य जितना होता है या गैर सरकारी कार्य जितना होता है, या फिर जितना भी काम मैक्सिमम कार्यालयी क्षेत्र में होता है, वो वास्तव में अंग्रेजी में होता है, इंग्लिश में होता है। अब आप मुझे बताइए कि इंडिया के 50% भी लोग क्या अच्छे से इंग्लिश जानते हैं? तो आपका और मेरा उत्तर होगा बिल्कुल नहीं जानते हैं। इंडिया के 50% लोग भी इंग्लिश नहीं जानते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि कार्यालय में जितने भी कार्य होते हैं ना, वो तो सिर्फ कागजी फाइलों में दबकर ही रह जाते हैं। अगर उसको जनमानस तक पहुंचाना होता है, लोगों तक पहुंचाना होता है, तो उस समय हमें आवश्यकता होती है अनुवाद की। और अनुवाद की सबसे पहले अगर किसी भाषा के अनुवाद की आवश्यकता होती है तो वो हिंदी की होती है, क्योंकि हमारे भारत में अभी भी 52% टू 56 और 57% लोग हिंदी बोलते हैं, हिंदी समझते हैं। तो इसीलिए कोई भी सरकारी कार्यालय में जब कोई इंग्लिश लेटर या इंग्लिश गजेट या इंग्लिश नोटिस या सर्कुलर जब प्रकाशित होता है तो उसको हिंदी में भी ट्रांसलेट करवाया जाता है, ताकि उसको पूरे जनमानस तक फैलाया जा सके, उस नोटिस को, उस नोट्स को, उस न्यूज को, उस घटना को पूरे सभी लोगों तक फैलाया जा सके। तो अब आप समझ गए होंगे कि कार्यालय अनुवाद क्यों होता है, कैसे होता है, ठीक है। और इसमें कुछ शब्दावलियां होती है, जैसे आप लोग सुनते होंगे, क्या कहते हैं, मैं एग्जाम्पल के तौर पर ले लेता हूँ, एक सेकेंड।
प्रेषित कर दो, प्रेषित कर दो, प्रेषित करने का मतलब होता है भेजना। अगर मैं आपको कहूं कि भाई तुम एक काम करो, तुम क्या कहते हैं, एक पत्र भेज दो, तो ये नॉर्मल हुआ। अगर इसी को हम कार्यालयी भाषा में बोले तो हम कहेंगे भाई तुम, या कहेंगे श्रीमान आप, तुम सॉरी, श्रीमान आप एक पत्र को प्रेषित कर दीजिए, मतलब भेज दीजिए। तो क्या होता है कि अधिकतर समय कार्यालयी अनुवाद में अच्छे अच्छे शब्दों का मतलब क्या कहते हैं कि प्रयोग, अच्छे अच्छे शब्दों को समाविष्ट किया जाता है, या हम ये कह लें कि इसकी एक शब्दावली अलग होती है, प्रशासनिक शब्दावली ही अलग होती है। तो कार्यालय अनुवाद समझ गए। विधिक अनुवाद, जो न्यायालय में जो अनुवाद होते हैं ना, न्यायपालिका संबंधी जो अनुवाद हमें देखने को मिलता है, तो उसे हम विधिक अनुवाद कहते हैं। जैसे आपको भी पता होगा कि हमारे संविधान में या संसदीय प्रभाग में मूल रूप से 3 अंग है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। न्यायपालिका के अंदर कौन आता है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सिविल कोर्ट, उसके बाद रेवेन्यू कोर्ट, जितना सारा कोर्ट है ना, वो सारा न्यायपालिका के अंतर्गत आता है। और न्यायपालिका का मैक्सिमम वर्क जो है ना, वो अंग्रेजी में होता है, ठीक है। अब उसको भी, अगर उसमें जितनी भी घटनाएं घटित हुई, तो उसको भी अगर आपको कहीं देना है, किसी भी मनुष्य तक पहुंचाना है, तो आपको हिंदी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वहां पर भी अनुवाद की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से विधिक अनुवाद जो है ना, वो किया जाता है न्यायपालिका संबंधी सारे निर्णय और अभिलेखों के लिए। क्योंकि न्यायपालिका के अंदर जितने भी निर्णय और अभिलेख होते हैं ना, वो सारे अंग्रेजी में होते हैं, और न्यायपालिका की कार्यवाही भी लगभग अंग्रेजी में ही संपन्न होती है। तो विधिक अनुवाद समझ गए। आशु अनुवाद, तो ये आशु अनुवाद जो होता है ना दोस्तों, इसे हम इंटरप्रिटेशन कहते हैं, ठीक है। ये एकदम करंट वाला अनुवाद होता है। जैसे ये एक तरह से ट्रांसलेटर को आपने देखा होगा बहुत से मूवी में, जैसे कि हिंदी भाषी लोग अगर कहीं अमेरिका चला गया और उससे अमेरिका में इंग्लिश बोलना नहीं आता है, तो उसके बीच में एक मीडिएटर होता है। मीडिएटर क्या करता है ना, कि हिंदी भाषी लोगों की, हिंदी भाषी की बात सुनता है और उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके अमेरिकन को बताता है, और अमेरिकन या मतलब फॉरेन कंट्री के आदमी को बताता है, और फॉरेन कंट्री के लैंग्वेज की जो बोले जाते हैं उसको ट्रांसलेट करके, उसको कन्वर्ट करके वो हिंदी में बताता है। तो आंसू अनुवाद यही होता है, ठीक है। और इसमें एक इंटरप्रेटर होता है, एक अनुवादक होता है जो कि तुरंत अनुवाद करता है, लक्ष्य भाषा को स्रोत भाषा में और स्रोत भाषा को लक्ष्य भाषा में। तो आप समझ गए। एग्जाम्पल बहुत सारे मूवी में आपने देखा होगा आंसू आंसू अनुवादक को। आप या फिर आपने एक मूवी देखी होगी, सिंग इज ब्लिंग करके, अक्षय कुमार की एक मूवी थी, जिसमें कि सारा करके एक लड़की आई हुई थी शायद रोमानिया से, और अक्षय कुमार को पंजाबी आती थी, इंग्लिश नहीं आती थी, जबकि उस लड़की को इंग्लिश आती थी, ठीक है। तो क्या होता है ना कि अब दोनों के बीच में कम्युनिकेशन कैसे स्थापित हो, दोनों के बीच में बातचीत कैसे हो, तो उसके लिए अक्षय कुमार क्या करते हैं कि एक लड़की को हायर करते हैं जिसका नाम शायद इमली होता है। और इमली क्या करती है, इंग्लिश को हिंदी में, इंग्लिश को हिंदी या पंजाबी में ट्रांसलेट करती है, और पंजाबी को इंग्लिश अथवा हिंदी में, सॉरी, पंजाबी को या हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके उस रोमानिया से आई हुई लड़की सारा को बताती है। तो अब आप लोग शायद मूवी देखे होंगे तो अच्छी बात है, अगर नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा, फायदेमंद रहेगा। तो आंसू अनुवादक कुछ ऐसा ही होता है, ठीक है। वैज्ञानिक एवं एवं तकनीकी अनुवाद, तो वैज्ञानिक एवं तकनीकी अनुवाद का सीधा मतलब तो आप समझ ही गए होंगे दोस्तों, विज्ञान के क्षेत्र में जो अनुवाद होता है उसे हम वैज्ञानिक अथवा तकनीकी अनुवाद कहते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लेते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो है यह एक इंग्लिश का शब्द है, लेकिन उसका हम हिंदी में हूबहू प्रयोग कर लेते हैं। तो ये कैसे संभव हुआ? तो ये वैज्ञानिक अनुवाद के बदौलत ही संभव हुआ है। तो विज्ञान के क्षेत्र में जितने अनुवाद हमें देखने को मिलते हैं, इंग्लिश से हिंदी, हिंदी से इंग्लिश, या साइंटिफिक टर्म में जितने भी अनुवाद होते हैं, वो सारे वैज्ञानिक अनुवाद के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद आता है वाणिज्यिक अनुवाद। तो वाणिज्य का मतलब होता है दोस्तों व्यापार, वाणिज्य मतलब जहां से हमें पैसे की प्राप्ति हो सकती है, ठीक है। तो ऐसा है कि वाणिज्य के क्षेत्र में भी, व्यापार के क्षेत्र में भी अनुवाद होता है। चूंकि अगर आपने पॉलिटिकल साइंस बुक रखा होगा तो आप लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा होगा, मतलब सॉरी, मैं ये कह रहा था, चूंकि अगर आप लोगों ने पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट रखा होगा इसी इग्नू के अंदर, तो आप लोगों ने भूमंडलीकरण अथवा वैश्वीकरण के बारे में पढ़ा होगा। या फिर अगर आपने वो भी नहीं रखा, अगर आपने जनरल कंपटीशन की पढ़ाई की होगी, तब भी आप लोगों ने भूमंडलीकरण अथवा वैश्वीकरण के बारे में सुना होगा। तो आप लोगों को पता है कि भूमंडलीकरण का मतलब होता है पूरे वैश्विक बाजार का एक हो जाना। अब आप मुझे बताइए, आप हिंदी भाषी क्षेत्र से आते हैं, ठीक है, और आपको अपना व्यापार अमेरिका में करना है, अगर आपको अंग्रेजी नहीं आती है, तो आप बताइए क्या आप अमेरिका में जाके अपना व्यापार कर पाएंगे? तो ऐसा संभव नहीं है, बिल्कुल ही असंभव है। तो आपको अमेरिका में व्यापार करने के लिए सबसे पहले तो आपको अमेरिका में जितने वाणिज्य वाले, जितने धन वाले शब्द चलते हैं, जितने कॉर्पोरेट वाले शब्द चलते हैं, वो सब सीखना होगा। आप अमेरिका जाएंगे, पहले ये सीखेंगे कि वहाँ व्यापार की क्या तकनीक है, व्यापार में किन भाषाओं, किन शब्दों का प्रयोग होता है, कैसे कैसे व्यापार को बढ़ाया जा सकता है, किन लैंग्वेज को प्रयोग करके, बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए। तो जब तक आप इसको समझेंगे,
तो ये क्या है, ये भी अनुवाद का ही एक उदाहरण है वाणिज्यिक क्षेत्र में, ठीक है। इसी के साथ आप बैंकिंग सेक्टर में चले जाइए, बैंक से भी तो आप वहां पर धन रखते हैं, धन निकालते हैं, पैसा रखते हैं, पैसा जमा करके फिर निकालते हैं। तो वहां पर भी आपको बहुत सारा मतलब क्या है ना, ऐसा वर्ड मिलेगा जो कि आपको इंग्लिश से हिंदी करना पड़ेगा या हिंदी से आपको इंग्लिश करना पड़ेगा। जैसे एक शब्द है विथड्रॉल, ठीक है। तो अब मान लेते हैं आप पढ़े लिखे हैं, आप विथड्रॉल बोल के आप बैंक में काम चला लेंगे, मतलब विथड्रॉल बोलेंगे तो पैसा निकाल के दे दिया जाएगा आपको बैंक वालों की ओर से। अगर कोई ऐसा आदमी चला जाए जिसको इंग्लिश ना आती हो, तो उस समय क्या करेगा वो? तो उसको बताया जाएगा कि भाई विथड्रॉल का हिंदी मतलब निकासी होता है, आप जाके बैंकिंग बैंकिंग वालों को बोलिए कि मुझे निकासी करनी है। तभी वो क्या करेंगे, जैसे ही निकासी शब्द का प्रयोग वो व्यक्ति करेगा जिसे इंग्लिश नहीं आती है, तो फिर क्या होगा, बैंकिंग वाले उसको पैसा दे देंगे। तो आप ये देखते हैं कि वाणिज्यिक क्षेत्र में भी, वाणिज्य धन दौलत के क्षेत्र में भी अनुवाद होता है, ठीक है। और दूसरा जो है ना, प्रक्रिया के आधार पर होता है। पहला तो आप समझ गए, पहला तो मैंने बता दिया आप लोगों को किस आधार पर होता है। तो पहला होता है विषय वस्तु के आधार पर, वो मैंने आप लोगों को बता दिया। दूसरा होता है कि प्रक्रिया, मतलब किस आधार पर आप अनुवाद कर रहे हैं, ठीक है, उसकी क्या प्रक्रिया है। तो सबसे पहला है शब्दानुवाद। तो शब्दानुवाद का मतलब ये होता है दोस्तों, शब्द का अनुवाद कर देना, शब्द दर शब्द अनुवाद कर देना। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, राम इट्स अ मैंगो, अगर हम इसका अनुवाद करें तो हम बोल सकते हैं राम आम खाता है, ठीक ठीक है। या फिर ही हैज गोन, वह जा चुका है। तो यहाँ क्या है, शब्द दर शब्द अनुवाद हो गया है, ठीक है। और थोड़ा बहुत चेंजेस है, ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत चेंज है, ठीक है। लेकिन क्या है, शब्द दर शब्द अनुवाद हो गया है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। लेकिन ये मैंने एक एग्जांपल दिया, हालांकि ये एग्जांपल थोड़ा बहुत गलत है, ठीक है। इसको अब हम सीधे सीधे स्पष्ट तौर पर अनुवाद करने की कोशिश करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एज फॉर एग्जांपल में मैं क्या ले लूं भाई, क्या ले लूं, क्या ले लूं, शब्द दर शब्द अनुवाद में। हाँ, जैसे राम जाता है, ठीक है, तो राम गोज। तो ये क्या है, शब्द दर शब्द अनुवाद है, शब्दानुवाद कहलाएगा ये, ठीक है। इसमें क्या होता है ना कि मूल भाषा के प्रत्येक शब्द को अभिव्यक्ति की इकाई, मतलब मूल भाषा स्रोत भाषा के प्रत्येक शब्द को लक्ष्य भाषा में लिख दिया जाता है, ठीक है। इतना समझ में आया या नहीं आया? मतलब सामान्य सा अनुवाद जो आप अपनी जिंदगी में करते हैं ना, वो शब्दानुवाद है, ठीक है। इतना जान लीजिए आप, सामान्य अनुवाद, इंग्लिश को हिंदी कर रहे हैं, हिंदी को इंग्लिश कर रहे हैं, हिंदी को उर्दू कर रहे हैं, मतलब बातें एक ही है, बस भाषाओं को चेंज कर रहे हैं, तो फिर आप उसको शब्दानुवाद कहेंगे, ठीक है। अब भावानुवाद पे आते हैं। तो भावानुवाद क्या होता है, इसमें है ना, शब्द पर ध्यान नहीं दिया जाता, बल्कि शब्द में जो मौजूद भाव है ना, उस पर ध्यान दिया जाता है, ठीक है। अब मैं इसका एक एग्जांपल देता हूं, मुझे थोड़ा सा समय दीजिए सोचने का। मैं एक बहुत अच्छी सी शायरी आप लोगों को बोलने वाला हूं, थोड़ा सा मुझे समय दीजिए, एक सेकेंड बस, थोड़ा सा समय। एक सेकेंड बस, एग्जाम्पल नहीं याद आ रहा है मेरे को, ठीक है। बस एक पल दे दीजिए मेरे को। एक मैसेज भी आ गया, मैं जरा मैसेज भी देख लेता हूँ, फिर मैं आप लोगों को और अच्छे से बता पाऊंगा। भावानुवाद के लिए एक एग्जाम्पल, जैसे कविताओं का होता है ना, कविता जो आप देखते हैं ना, तो कविता क्या सीधे सीधे आप लोगों को समझ में आता है क्या? नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि वो शब्द दर शब्द अगर उसको हम समझने की कोशिश करें तो हम उसे कभी भी समझ नहीं पाएंगे। तो वहां पर क्या है ना, भाव को ध्यान दिया जाता है, ठीक है। तो भाव के आधार पर उनका अनुवाद होता है और उसे ही हम भावानुवाद कहते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल अभी दे रहा हूं, जैसे कि ये एक एग्जांपल है, पतझड़ को भी तू फुर्सत से देखा करे दिल, बिखरे हुए हर पत्ते की अपनी अलग कहानी है, ठीक है। अब इसको भाई, इसको शब्द दर शब्द अगर हम अनुवाद करने की कोशिश करें तो आप बताइए मेरे को, क्या ये आप समझ पा रहे हैं? पतझड़ को भी तू फुर्सत से देखा करे दिल, बिखरे हुए हर पत्ते की अपनी अलग कहानी है। तो अगर इसको हम ऐसे देखें तो ये एकदम ये बेकार सा है, इसको हम समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर इसी का हम भाव अनुवाद करें तो हमको ये समझ में आता है, मतलब ये लेखक या कवि ये कहने की कोशिश कर रहा है कि भाई देखो, जिंदगी में है ना, हर एक को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कुछ परेशानियों का कम सामना करते हैं, कुछ ज्यादा परेशानियों का सामना करते हैं। तो ऐसा है कि तुम भी सब्र करो, ठीक है। मतलब
सब तो परेशानियों का सामना करते ही हैं, तुम भी करोगे, तुम भी सब्र करोगे, ये जो तुम्हारी परेशानी है ना, ये धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक तरह से भावानुवाद ही तो है, समझे। जैसे एक और मैं एग्जांपल आप लोगों को दे देता हूं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं क्या दूं, क्या बोलूं मैं। मुस्कुराया हूं मैं उस पल में भी जिस पल मुझे चीख कर रोना चाहिए था। तब अगर इसको ऐसे नॉर्मली अगर इसको ट्रांसलेट करें, तो ये मतलब समझ में आ रहा है क्या, ये क्या कहने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अगर इसके भाव को देखें तो हम मतलब ये कहने की कोशिश की जा रही है इस लाइन में कि मुस्कुराया हूं मैं उस पल में भी जिस पल मुझे चीख कर रोना था। ठीक है, तो यहाँ पर ये कहने की कोशिश की जा रही है कि कुछ ऐसा भी पल हुआ होगा कवि के साथ जिस समय वो बहुत कष्ट में होगा, और वो इतना कष्ट में होगा कि उसकी आंखों से आंसू जा सकते थे, लेकिन फिर भी उसने अपने आंसुओं को रोका, और फिर वो अपने आप अपने चेहरे के ऊपर झूठी हंसी बनाकर दुनिया के सामने प्रस्तुत की। तो आप बताइए, क्या इन चंद लाइनों में इतने सारे वाक्य, इतनी सारी भावनाएं मतलब आप समझ पा रहे थे। ये जो दो लाइनें थी, क्या इसमें अगर आप इसको सीधा सीधा ट्रांसलेट करते, शब्दानुवाद करते, तो क्या इतनी सारी भावनाएं निकलकर बाहर आती? नहीं आती। तो ऐसा है कि भावानुवाद में भाव, अर्थ और विचार पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, शब्दों पर नहीं दिया जाता है, तो वो भावानुवाद है। और अक्सर कविताओं का जो अनुवाद होता है वो भावानुवाद ही होता है। सारानुवाद, तो सारानुवाद कुछ नहीं होता दोस्तों, क्या होता है कि बड़ी बड़ी कहानियों को संक्षिप्त रूप में लिख देना सारानुवाद कहलाता है। जैसे कि अगर किसी का पेपर BHDC 133 रहा होगा, या फिर किसी का पेपर मेरे ख्याल से BHDLA 138 रहा होगा, तो उसमें प्रेमचंद वाली कहानी आई होगी। वैष्णव की फिसलन नाम से एक एक क्या कहते हैं, क्या वैष्णव की फिसलन करके एक एकांकी था ना, सॉरी सॉरी, हास्य परख निबंध था। तो इन सभी का मतलब क्या क्या 5 लाइन 6 लाइन का ये, सॉरी 5 पेज 6 पेज की ये सब कहानी हुआ करती थी, इसको संक्षेप में लिख दिया करते थे आप लोग। तो ये क्या है, सारानुवाद है। सारानुवाद में क्या होता है, बड़ी बड़ी लाइनों को छोटे छोटे स्पष्ट शब्दों में मतलब कह दिया जाता है, तो वो सारानुवाद है। मतलब सार लिख दिया जाना, एकदम शॉर्ट कर देना, 50 लाइन को 5 लाइन में कन्वर्ट कर देना, और उसके अंदर सारी बातों को कह देना जो कि 50 लाइन में कहा गया है, मतलब शॉर्ट कर देना, संक्षेप कर देना। तो ये सारानुवाद है। तो इतना क्लियर हो गया। दूसरे दूसरे पॉइंट पर आते हैं, अनुवाद के महत्व का विश्लेषण कीजिए। तो ऐसा है दोस्तों, अनुवाद के महत्व का विश्लेषण मैं तो अभी तुरंत बता ही चुका हूं, मैंने ऊपर भी बताया है, फिर भी बता दे रहा हूं। तो अनुवाद तो बहुत वर्षों से चला आ रहा है। गुरु शिष्य की परंपरा, गुरु बड़े बड़े संस्कृत शब्दों में शिष्य को पढ़ा देते थे, शिष्य उसको तोड़ता था, उसका टीकानुवाद करता था, फिर उसको समझता था। तो ये क्या है, उस समय से अनुवाद का महत्व तो वहीं से स्टार्ट है ना। अगर गुरु उसको संस्कृत में ना पढ़ाता, बच्चे उस जो शिष्य हैं उसको ना तोड़ते, तो फिर क्या अनुवाद का महत्व रह जाता, बच्चे पढ़ पाते? नहीं पढ़ पाते। तो ये आप समझ गए। उसके बाद अनुवाद से क्या हुआ, अनुवाद के आने से क्या हुआ कि विश्व साहित्य की अवधारणा प्रकाश में आई। एज फॉर एग्जाम्पल, भारत का एक प्राचीन कथा संग्रह है पंचतंत्र, ठीक है। और ये जो है ना, अरबी एवं अन्य यूरोपीय भाषाओं में अनुदित होकर अलिफ लैला के नाम से मतलब अभी पूरे विश्व में विख्यात है। पंचतंत्र एक कहानी है जो भारतीय संग्रह है, ठीक है, भारतीय कहानी संग्रह है, लेकिन इसी का नाम बदलकर पूरे विश्व में इसको चलाया जा रहा है, जिसको कहते हैं अलिफ लैला। ठीक है, जैसे एक बहुत बड़े क्या कहते हैं ड्रामाटिस्ट हुआ करते थे, जिसका नाम था विलियम शेक्सपियर, जैसे कि अभी इंग्लिश का फादर भी कहा जाता है। ठीक है, मतलब बहुत इन्होंने मदद की क्या कहते हैं, इंग्लिश के डेवलपमेंट में। ठीक है, तो क्या है ना कि इन्होंने भी बहुत सारे ड्रामाज लिखे थे, ड्रामाज को अब हिंदी में कन्वर्ट, जैसे मैकबीथ करके एक ड्रामा था। ठीक है, वो इंग्लिश में दिखाया गया था, इंग्लिश में उसको प्रदर्शित किया गया था इंग्लैंड में, लेकिन अभी वो हम उसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, और ये हम जो पढ़ रहे हैं ना, आप अमेजन पे जाके सर्च कीजिए, मैकबीथ करके देखिए अमेजन पे, आपको वो हिंदी में अनुवाद किया हुआ ड्रामा मिल जाएगा। तो ये क्या है, किस आधार पर हो रहा है, ये सब वैश्विक साहित्य की अवधारणा के प्रकाश में आने की वजह से हो रहा है। और ऐसा है कि जब हम इसको पढ़ रहे हैं, हम इसको समझ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम अनुवाद के माध्यम से ही तो इसको पढ़ रहे हैं, तो ये अनुवाद का महत्व ही तो हुआ। अब उसके बाद हम देख लेते हैं, विकासशील देश है भारत। अब इसमें क्या है कि हम अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषाएं देखते हैं, और हमारे भारत का जो विभाजन हुआ था ना, वो भाषा के आधार पर ही हुआ था। अब सारी भाषाएं अलग अलग हैं। अब कोई एक व्यक्ति बिहार से हिंदी भाषा को लेकर के साउथ में चला जाता है, तो वहां पर अगर उसे मतलब कि अगर किसी चीज की जरूरत होगी, किसी चीज की डिमांड होगी, तो वो क्या करेगा, वहां पर अनुवाद ही तो करेगा। तो अनुवाद करेगा तभी तो उसके उसकी डिमांड पूरी होगी। वो जाएगा वहां पे, हिंदी भाषी है, वहां जाएगा, या तो इंग्लिश में बोलेगा, या फिर वो वहां का जो लोकल लैंग्वेज है, रीजनल लैंग्वेज है, वहां पर बोलेगा, उस भाषा में बोलेगा। तो ऐसा है कि भाषा शैली में एकता लाने के लिए भी अनुवाद का प्रयोग किया जाता है। शैक्षणिक क्षेत्र में भी अनुवाद का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। जैसे
अभी आप बिहार के क्षेत्र में चले जाइए, या आप मतलब मैक्सिमम इंडिया में ही चले जाइए, बिहार को ही क्यों लेते हैं हम, इंडिया भर में चले जाइए। अगर कोई सब्जेक्ट इंग्लिश का है ना, तो इंग्लिश टू इंग्लिश उसको नहीं पढ़ाया जाता है। कोई सब्जेक्ट अगर इंग्लिश लिटरेचर का है तो उसको हिंदी में बताया जाता है कि भाई ये कहानी ऐसी है, इंग्लिश में ये ऐसी है और हिंदी में तुम इसको ऐसे समझो। तो शैक्षणिक क्षेत्र में भी इसका बहुत महत्व है, वैज्ञानिक क्षेत्र में भी महत्व है, ठीक है। तो अनुवाद के अगर महत्व को देखें तो हम कई दृष्टियों से इसको रेखांकित कर सकते हैं। जैसे अनुवाद ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में बहुत मदद करता है, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में मदद करता है, तकनीक, इंजीनियरिंग, इन सभी क्षेत्रों में अनुवाद मदद करता है, ठीक है। आयुर्वेद संबंधी शोधों में भी जो है ना, क्या कहते हैं, हमारा ये अनुवाद बहुत सारी मदद करता है, ठीक है। आयुर्वेद लगभग 95% असाध्य रोगों का उपचार अभी कर रहा है, ठीक है। और आयुर्वेद का बोलबाला हमारे भारत में सबसे ज्यादा है। अब भारत में हिंदी भाषी लोग ज्यादा रहते हैं। अब ये अपने आयुर्वेद संबंधी ज्ञान को अगर विश्व में फैलाना चाहे तो उसके वो जो इन्होंने भारत में जो हिंदी में जो इन्होंने आयुर्वेद संबंधी ज्ञान को लिख रखा है, तो इसको विश्व में फैलाना तो जाहिर सी बात है इंग्लिश अथवा दूसरे तीसरे देश में जो भाषाएं बोली जाती है उसका प्रयोग करेंगे, उसमें अनुवाद करेंगे, तभी तो इसको पूरे विश्व भर में फैलाएंगे। तो ऐसा है कि उसको फैलाने के लिए तो उसके डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज की जानकारी होनी चाहिए। तो ऐसा है कि यहाँ पर अनुवाद ही तो मदद करेगा। तो आयुर्विज्ञान या आयुर्वेद संबंधी शोधों में भी अनुवाद काफी मदद करता है। फिर विधि, न्याय, प्रशासन, प्रजातंत्र आदि संबंधी ज्ञान में भी अनुवाद काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे कि मैं बता चुका हूं ऊपर, विधिक अनुवाद, न्यायिक अनुवाद, तो ये सब क्या है, ये सब इंपॉर्टेंट ही तो है। राजनीतिक क्षेत्र में भी कूटनीतिक तथा परराष्ट्र नीति के क्या है कि संवर्धन में भी अनुवाद बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे बड़े बड़े नेता, जैसे कि आप ये मान लीजिए कि नरेंद्र मोदी अगर अमेरिका जाते हैं तो वो अपने साथ एक ट्रांसलेटर ले जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वहां का जो राष्ट्रपति है ना उसे हिंदी नहीं आता है, ठीक है। तो ये हिंदी में बोलते हैं अपने अनुवादक को, और अनुवादक उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके वहां के राष्ट्रपति को बताता है। तो राजनीति के क्षेत्र में, कूटनीति के क्षेत्र में और परराष्ट्र नीति के क्षेत्र में भी अनुवाद की महत्वपूर्ण भूमिका है। धर्म, संस्कृति, दर्शन संबंधी क्षेत्र में भी अनुवाद की महत्वपूर्ण भूमिका है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। पर्यटन, वाणिज्य, व्यापार में भी अनुवाद की बहुत ज्यादा भूमिका है। पर्यटन पर्यटन क्षेत्र की ही बात कर लेते हैं हम। आप लेट सपोज आप जम्मू कश्मीर चले जाइए, ठीक है। तो क्या है कि जम्मू कश्मीर में क्या है कि इंग्लिश का ज्यादा चलन है, मतलब हिंदी भी जानते हैं, लेकिन अब ऐसा है ना कि मान लेते लेट सपोज वहाँ इंग्लिश हिंदी जानते हैं और आप पंजाबी जानते हैं, तो पंजाबी वहाँ लोगों को समझने में दिक्कत होगी। तो आपको क्या होगा, फिर वहां पर एक ऐसे व्यक्ति को खोजना पड़ेगा जो कि आपको गाइड करे और बताए कि भाई देखो, मतलब वो आपको हिंदी में या फिर इंग्लिश में, या फिर हिंदी इंग्लिश वहां जानता है, आपको पंजाबी में गाइड करे। चूंकि आप पंजाबी, तो आपको पंजाबी समझ में आती है, तो वहां का एक बंदा आप हायर कीजिएगा पर्यटन के लिए, और वो आपको गाइड करेगा पंजाबी भाषा में कि आप यहाँ जाइए, वहां जाइए और घूम के आइए, ठीक है। ये सब क्लियर हो गया। तुलनात्मक साहित्य में तुलना करने के लिए, साहित्य की तुलना अगर हम करते हैं तो वहां पे भी अनुवाद की काफी महत्वपूर्ण भूमिका है। संचार और मीडिया में अनुवाद का योगदान, तो देखिए दोस्तों एक एग्जांपल मैं आप लोगों को बताता हूँ। जो बड़े बड़े न्यूज एजेंसीज है ना, वहां से अलग अलग चैनल्स को, अलग अलग संस्थाओं को क्या होता है ना कि न्यूज भेजा जाता है, और वो जो न्यूज होता है ना वो इंग्लिश में भेजा जाता है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि इंग्लिश में न्यूज आपको भेज दिया गया और आप एक हिंदी भाषी चैनल चला रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, इंग्लिश में ही न्यूज बक देंगे क्या, इंग्लिश में ही न्यूज बोल देंगे क्या? ऐसा नहीं करेंगे आप। तो फिर आप क्या करेंगे, अनुवादक को हायर करेंगे, अनुवादक को रखेंगे जो कि इंग्लिश के न्यूज को हिंदी में कन्वर्ट करेगा, और तब फिर आप अपने चैनल के माध्यम से उस न्यूज को हिंदी में प्रसारित करेंगे। तो यहाँ संचार और मीडिया के क्षेत्र में भी इसका काफी योगदान है। अब हम बात करते हैं कि अनुवाद की समस्या और अनुवाद की चुनौतियां क्या क्या हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अनुवाद की समस्या और अनुवाद की चुनौतियों की अगर हम बात करें तो सबसे पहले मान लेते हैं कि अनुवाद आपको करना है, ठीक है, आपको इंग्लिश से हिंदी में अनुवाद करना है। तो जाहिर सी बात है कि आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों ही भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। अब ऐसा है, मान लेते हैं कि अगर आपको दोनों में से किसी एक भाषा का ज्ञान होगा और दूसरी भाषा का ज्ञान नहीं होगा, तो क्या आप अनुवाद कर पाएंगे? तो मेरे ख्याल से, मेरे मेरे अनुसार ये उत्तर होगा नहीं, आप नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा है कि किसी भी अनुवाद को करने के लिए स्रोत भाषा जो हिंदी हो गया, लक्ष्य भाषा जो इंग्लिश हो गया, तो दोनों का ज्ञान होना आवश्यक है। इसी तरह अगर आप दूसरे दूसरे इंग्लिश को हिंदी में या इंग्लिश को उर्दू में कर रहे हैं, तो आपको स्रोत और लक्ष्य दोनों ही भाषाओं का ज्ञान होना आवश्यक है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ? मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। उसके बाद आप ऐसा सोच लीजिए, आप इंग्लिश में सॉरी, आप मान लेते हैं कि हिंदी में से किसी चीज को इंग्लिश में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब ऐसा है कि हिंदी में वो शब्द तो है, लेकिन इंग्लिश में उस शब्द के लिए कोई वर्ड बना ही नहीं है, तो उस समय में आप क्या करेंगे?
तो फिर आपको दिक्कत आएगी। ये अनुवाद की एक चुनौती और अनुवाद की एक समस्या है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, नीम एक हिंदी का शब्द है और नीम का पेड़ भी होता है, लेकिन पूरे के पूरे इंग्लिश के अंदर नीम के लिए कोई भी इंग्लिश वर्ड नहीं है। तो यहाँ पर आपको समस्या आएगी ही आएगी दोस्तों, क्योंकि ऐसा होता है। और उसके बाद आप ऐसा अब ये तो समझ गए आप। अब हम आगे बात करते हैं। कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ शब्द या कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जो कि केवल और केवल एक ही भाषा में लिखे जा सकते हैं, उसको दूसरी भाषा में लिखना पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है, तो उस समय में भी दिक्कत आती ही आती है। और सबसे ज्यादा दिक्कत कब आती है अनुवाद में, तो वो आती है भावानुवाद में। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिया था, वो जो दो लाइनें होती हैं कविता की या कुछ पंक्तियों की, उसको समझ पाना इतना आसान नहीं होता है। भाव को परिवर्तित करना, भाव को उजागर करना काफी टफ काम है, काफी दिक्कत वाला काम है। तो इसलिए यहाँ पर दिक्कत आती ही आती है। तो ये सब अनुवाद की एक चुनौती है। ठीक है, मेरे ख्याल से इतना समझ में आ गया होगा। अब आगे ऐसा है कि कुछ ऐसे, जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, भारत में अगर हम बात करें कि कर्म, ठीक है, जैसे कहता है ना कि कर्म क्या कहते हैं, मैं एक गलत शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, जैसे कोई मरता है ना, कहता है कि श्राद्ध कर्म, संपिंडन कर्म। तो कर्म का यहाँ क्या मतलब हो गया, किसी के मौत के होने के बाद जो काम हो रहा है ना, उसे हम कर्म के नाम से जानते हैं। तो अब आप बताइए कि क्या इंग्लिश में ऐसे कर्म के लिए किसी शब्द का किसी वर्ड का प्रयोग हो सकता है? कर्म को अगर हम इंग्लिश में लिखें तो उसको कहते हैं एक्शन। ठीक है, अब बताइए एक्शन से क्या ये डिनोट हो रहा है कि क्या मतलब एक्शन से किस एंगल से डिनोट हो रहा है कि यहाँ पर ये कहने की कोशिश की जा रही है कि यहाँ पर मृत्यु संबंधी घटनाओं को दिखाया गया है। एक्शन में तो यह है कर्म करना, मतलब कार्य करना, लेकिन हिंदी में उस कर्म का अर्थ तो कुछ और है। तो यहाँ पर क्या होता है कि कभी कभी ऐसी समस्याएं भी हमें देखने को मिलती है। ठीक है, ऐसे बहुत सारी समस्याएं हैं जो हमें देखने को मिलती है। और कुछ है, मैं आप लोगों को बता देता हूं। उसके लिए मुझे थोड़ा बुक्स की मदद, मुझे थोड़ी सी बुक की मदद लेनी पड़ेगी, क्योंकि आपके बुक में थोड़ा ज्यादा अच्छे से दिया हुआ। तो मैं थोड़ा सा बुक देख लेता हूँ आपका। अगर कोई दिक्कत आप लोगों को, कोई मतलब परेशानी हो, आप लोगों को बुरा लग रहा हो कि मैं बुक क्यों देख रहा हूँ, तो मैं माफी चाहता हूँ। फिर भी मुझे बुक की मदद लेनी पड़ेगी ताकि मैं आप लोगों को ज्यादा अच्छे से, बेहतर तरीके से बता सकूं। तो अनुवाद की चुनौती मैं बता रहा था, तो मैं भी अनुवाद की चुनौती को ही बताऊंगा थोड़ा सा अच्छे से। ठीक है, तो कहाँ चला गया भाई अनुवाद की चुनौती। ये बुक मुझे बहुत मुश्किल से प्राप्त हुई है। ठीक है, मैंने आज बुक मंगवाया था सुबह में और मैंने कुछ पॉइंट्स नोट किए थे। ठीक है, तो वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। एक तो ये समझ गए। अब देखिए ऐसा है कि अनुवाद के समय में है ना, सहज भाषाओं का प्रयोग होना चाहिए। ऐसा है कि आपने एक शब्द एक भाषा से दूसरे भाषा में अनुवाद तो कर दिया, लेकिन पहली जो भाषा थी वो काफी आसान थी, लेकिन बाद में जिस भी भाषा में आपने अनुवाद किया वो ज्यादा जटिल हो गई, वो ज्यादा कठिन हो गई। तो फिर उस स्थिति में आपको दिक्कत आएगी। ठीक है, तो अनुवाद की भाषा एकदम सामान्य सी होनी चाहिए और स्पष्ट वाली होनी चाहिए, और भाषा का प्रवाह अच्छा होना चाहिए। ठीक है, इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ? मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। अब इतना काफी है मेरे ख्याल से, इतना तो मैं बता दिया हूं कि आप लोग 10 मार्क्स का क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। और ये जो समस्याएं हैं ना दोस्तों, इसका समाधान इतना आसान नहीं है। ठीक है, क्योंकि ऐसा है ना कि ये सब जो है ना, अनुवाद जो हम करते हैं ना, इसमें हम मूल भाषा को परिवर्तित करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और ये कुछ हद तक गलत भी है। कुछ कुछ विद्वान जो है ना इसे गलत मानते हैं। उनका कहना है कि अनुवाद बिल्कुल गलत है, अनुवाद करना नहीं चाहिए। तो अभी बहुत सी समस्याएं हैं अनुवाद में जिसका समाधान अब तक नहीं हो पाया। इन फ्यूचर मेरे ख्याल से होगा, लेकिन वो अभी अभी विस्तार पूर्वक उसकी चर्चा नहीं की जा सकती, क्योंकि उसका कोई सॉल्यूशन अब तक निकला नहीं है। अब एक अनुवाद के विभिन्न क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो वही है न्यायालय में, फिर आप देख लीजिए सरकारी कार्यालय में। तो अनुवाद कहाँ कहाँ किया जा सकता है ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो बहुत सी जगह पे न्यायालय पे, जैसा न्यायालय में हो सकता है, जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया, अदालतों का सारा काम मैक्सिमम वर्क इंग्लिश में होता है, तो उसको हिंदी में ट्रांसलेट करना पड़ता है ताकि सभी लोगों तक पहुंचाया जा सके बातों को। सरकारी कार्यालय में कार्यालय अनुवाद, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, जनसंचार, मैंने आप लोगों को न्यूज एजेंसी वाला एग्जांपल दिया। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया मैक्सिमम न्यूज एजेंसियां जो होती हैं वो न्यूज चैनल्स को इंग्लिश में न्यूज भेजती हैं, और फिर बाद में डिफरेंट डिफरेंट न्यूज चैनल वाले अपने अपने लैंग्वेज के अकॉर्डिंग उस इंग्लिश न्यूज को कन्वर्ट करते हैं और फिर प्रसारित करवाते हैं। तो जनसंचार के क्षेत्र में भी अनुवाद की काफी महत्वपूर्ण
भूमिका। साहित्यिक क्षेत्र में भी जैसा कि मैंने आप लोगों को मैकबेथ का एग्जांपल दिया, मैकबेथ एक इंग्लिश ड्रामा था जिसको लिखा था विलियम शेक्सपियर ने, और आज अभी के समय में वो हिंदी में भी उपलब्ध है। आप चाहें तो अमेजन पे सर्च करके देखिएगा मैकबेथ, आप लोगों को मैकबेथ करके एक बुक मिल जाएगी जो कि हिंदी में लिखी होगी। तो साहित्य के क्षेत्र में भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका। अंतरराष्ट्रीय संबंधों में भी अनुवाद का इस्तेमाल होता है, जैसा कि मैंने आप लोगों को राजनेता का एग्जांपल दिया था, बिल्कुल दिया दिया था ना भाई, कि मोदी जी जाएंगे अगर अमेरिका, वहां पर अमेरिका में हिंदी बोलनी तो आती नहीं है राष्ट्रपति को, तो फिर वो क्या करेंगे, तो फिर दिक्कत होगी, तो उसको सॉर्ट आउट करने के लिए मोदी जी क्या करेंगे, अपने साथ अनुवादक ले जाएंगे। तो ये सब बात है। संस्कृति के क्षेत्र में भी अनुवाद की महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, शुरुआत दौर में जब मनुष्य का जन्म हुआ था तो वो संस्कृत जानते थे। ठीक है, बाद में उनकी जो संस्कृति थी काफी सभ्य थी, उनकी जो संस्कृति की जो भाषा थी वो संस्कृत थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे क्या हुआ, परिवर्तन हुआ और हम लोग हिंदी में आ गए और हम लोग हिंदी बोलते हैं, संस्कृत का इस्तेमाल कम करते हैं। लेकिन फिर भी हम आज भी संस्कृत के वाक्यों का अनुवाद, संस्कृत के श्लोकों का अनुवाद तो करते हैं ना। ये सब क्या है, सांस्कृतिक सेतु ही तो है। जैसे मैं आपको संस्कृत का एक श्लोक बताता हूँ, लालियत पंचवर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत प्राप्तेतु षोडशे वर्षे पुत्र मित्र मिवाचरेत। मतलब लालियत पंचवर्षाणि, अपने बच्चों का जो है ना लालन पालन, उसको बहुत प्रेम से रखिए 5 वर्षों तक। 10 वर्षाणि ताड़येत, 10 वर्षों तक उसको प्रताड़ित कीजिए, उसको उस पर कठोर दंड लगाइए, क्योंकि अगर 5 से 10 वर्षों तक भी आपने उसका लालन पालन किया, आपने उसको मलार दुलार किया, तो वो पढ़ेगा नहीं, वो बिगड़ जाएगा। ठीक है, और वो आपके कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। फिर कहते हैं, उसी उसी दूसरे लाइन को अब मैं पढ़ता हूँ कि प्राप्ते तु षोडशे वर्षे पुत्र मित्र मिवाचरेत। मतलब जब पुत्र मतलब 10 से 15 वर्ष के बीच में अगर आपका पुत्र है तो उससे आप थोड़ी नरमी से पेश आइए, किंतु जब वो प्राप्ते तो 16 वर्षे, जब वो 16 वर्ष की उम्र को पार कर जाए, तब फिर आप उसके साथ मित्रवत व्यवहार कीजिए, ना उससे लालिए तो, ना उसका लालन पालन कीजिए, ना उससे प्रेम से पेश आइए। ठीक है, ना ही उसको मारिए पीटिए, ना ही उससे मतलब ज्यादा उलझिए। तो ये क्या है, हम क्या देख रहे हैं यहाँ, संस्कृति, हम संस्कृत को पढ़ रहे हैं, लेकिन संस्कृत में जो श्लोक है वो हिंदी में हमें देखने को मिल रहा है, हम हिंदी में उसको समझ रहे हैं। तो ये एक तरह से संस्कृति को बांधने का काम कर रहा है। जो पुरानी संस्कृति थी, जो पुरातन संस्कृति थी, हम उसको समझने के लिए भी आज अनुवादों का प्रयोग कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से आप इसको भी समझ गए होंगे। अब एक अनुवाद के विभिन्न स्वरूप अथवा संदर्भ की व्याख्या कीजिए। तो देखिए दोस्तों, मूल रूप से अनुवाद के दो संदर्भ होते हैं। ठीक है, एक तो व्यापक संदर्भ, दूसरा सीमित संदर्भ। ठीक है, तो सीमित संदर्भ में हम अगर अनुवाद की बात करें तो दो तरह का अनुवाद होता है, या दो आयाम होता है अनुवाद का। एक तो होता है पाठधर्मी आयाम, दूसरा होता है प्रभावधर्मी आयाम। अगर हम पाठधर्मी क्या कहते हैं आयाम अथवा अनुवाद की बात करें तो उसमें क्या होता है कि वास्तव में जो स्रोत भाषा होता है ना वो केंद्र में होता है। ठीक है, और फिर उसी को कन्वर्ट दिया जाता है। जैसे शब्दानुवाद ही पाठधर्मी आयाम कहा जा सकता है। ठीक है, जो शब्द का शब्द दर शब्द अनुवाद जो हम करते हैं ना, उसे ही हम लोग पाठधर्मी अनुवाद अथवा पाठधर्मी आयाम का अनुवाद कह सकते हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है कि मूल रूप से शब्द को ही, मतलब एक भाषा के शब्द को दूसरे भाषा के शब्द में हूबहू वैसे परिवर्तित कर दिया जाता है। लेकिन अगर हम शब्द के अनुवाद के सीमित संदर्भ में प्रभावधर्मी आयाम अथवा प्रभावधर्मी अनुवाद की बात करें तो हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर भाव को पकड़ा जाता है, यहाँ पर शब्दों को मुख्यता से नहीं देखा जाता। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था, भावानुवाद जो है ना वो प्रभावधर्मी अनुवाद के अंतर्गत आएगा। भावानुवाद भाव को पकड़ते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है ना कि कोई भी अनुवादक क्या करता है कि केवल और केवल लाइनों के भाव को पकड़ता है। जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था, और एग्जाम्पल क्या दिया था मैंने आप लोगों को, एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को ये दिया था, क्या दिया था भाई, एग्जाम्पल याद करने दीजिए, याद करने दीजिए, कहाँ गया भाई एग्जाम्पल, एग्जाम्पल तो क्या था भाई, याद नहीं आ रहा। हाँ, पतझड़ को भी फुर्सत से देखा करे दिल, बिखरे हुए हर पत्ते की अपनी अलग कहानी है। तो ये क्या है अगर इसका शब्द अनुवाद करें तो काफी दिक्कत है दोस्तों। इसीलिए क्या क्या होता है यहाँ पर उसके प्रभाव को देखा जाता है। और फिर मैंने आपको एक एग्जांपल और दिया था, जिस पल उस पल भी मुस्कुराकर, उस पल भी मुस्कुराया है मैंने जिस पल मुझे फूट फूट कर रोना था। तो अगर शब्द का अनुवाद करें तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, यहाँ पर प्रभाव को देखा जाता है, भाव को देखा जाता है। तो अब आप लोग अनुवाद के सीमित संदर्भ को समझ गए होंगे। अब हम अनुवाद के व्यापक संदर्भ की बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अनुवाद का व्यापक संदर्भ ये मानता है कि अनुवाद वास्तव में प्रतीकों का अंतरण है। जैसे इंग्लिश में जो वर्ड्स हैं वो क्या है,
लेटर जो है वो एक तरह से प्रतीक ही तो है, सिंबल्स ही तो है, उसको हम हिंदी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो क्या हो रहा है, प्रतीकों का अंतरण हो रहा है। हिंदी में प्रतीक चिन्ह भी तो होता है भाई, क ख ग घ क्या है, ये प्रतीक चिन्ह ही तो है। और इंग्लिश में जो चिन्ह होता है ABCD, ये क्या है, सिंबल्स ही तो है। अब क्या होता है कि इंग्लिश में लिखे हुए वर्ड्स, लेटर, सिंबल्स को अगर हम हिंदी में कन्वर्ट कर दे रहे हैं तो वह क्या है, अनुवाद का व्यापक संदर्भ है। और अनुवाद का व्यापक संदर्भ ये मानता है कि वास्तव में अनुवाद क्या है, प्रतीकों का अंतरण है। ठीक है, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में जो सिंबल्स हैं उसको चेंज करना ही क्या है, तो अनुवाद का व्यापक स्वरूप है या फिर अनुवाद है। ठीक है, तो इतना समझ गए। और एक एक बहुत बड़े व्याकरणविद हुए जिसका नाम शायद रोमन जैकबसन था, उसने अनुवाद के व्यापक संदर्भ को 3 भागों में बांटा। पहला था अंतःभाषिक अनुवाद जिसे अन्वयांतर कहते हैं, दूसरा था अंतर्भाषिक अनुवाद जिसे भाषांतर कहते हैं, तीसरा था अंतर प्रतीकात्मक अनुवाद जिसे हम प्रतीकांतर कहते हैं। तो अंतःभाषिक अनुवाद में क्या होता है दोस्तों, एक ही भाषा के पाठ को उसी भाषा में मतलब बदल दिया जाता है। जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, जिस पल नहीं वो मुस्कुराकर भी सॉरी क्या था भाई, मुस्कुराया हूं मैं उस पल में भी जिस पल मुझे फूट फूट कर रोना था। मतलब ऐसा है कि ये भाषा हिंदी है और इसका जो भाव अनुवाद हमने किया था पहले भी, अभी भी मैं कर रहा हूं। तो जैसे मैं अनुवाद करता हूँ, ये है कि मैं उस पल में भी मुस्कुराया हूँ जब मुझे रोना चाहिए था। मतलब मैं बहुत चिंतित था, मैं बहुत व्यथित था, लेकिन फिर भी मैंने अपने आंसुओं को कंट्रोल किया, मैंने अपने आंसुओं को रोका और मैंने अपने चेहरे पर नकली हंसी दिखाई। तो यहाँ क्या है, एक तो मूल भाषा, मूल जो स्रोत भाषा थी वो भी हिंदी थी, और जो लक्ष्य भाषा थी वो भी हिंदी थी। तो ऐसे जितने अनुवाद होंगे जिसमें कि क्या होता है, एक ही भाषा के अनुवाद को उसी भाषा में फिर से बदल दिया जाता है। ठीक है, तो वो अंतःभाषिक अनुवाद कहलाता है। मैंने एग्जांपल दे दिया, आप लोग शायद एग्जांपल से समझ गए होंगे। और इसी अंतःभाषिक अनुवाद को इसी के आधार पर अन्वयांतर किया जाता है, सॉरी अन्य अन्वयांतर कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, भाषा के अन्वय को परिवर्तित कर दिया जाता है। अब हम लोग बात करते हैं अंतर्भाषिक अनुवाद, जैसे हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करना, इंग्लिश से उर्दू ट्रांसलेट करना। मतलब ऐसा है कि स्रोत भाषा में जो स्रोत भाषा का पाठ है, ठीक है, जो कि एक अलग भाषा में लिखी हुई है, उसको किसी दूसरी भाषा में, किसी दूसरी लक्ष्य भाषा में परिवर्तित कर देना ही अंतर्भाषिक अनुवाद कहलाता है। ठीक है, जैसे राम इट्स अ मैंगो, राम आम खाता है, राम इट्स अ मैंगो एक इंग्लिश लैंग्वेज की भाषा है। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज है, जबकि राम आम खाता है हिंदी है। तो यहाँ क्या है, अंतर्भाषिक, भाषाओं में अंतर हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए हम भाषांतर भी कहते हैं उसे, भाषांतर, इसे हम भाषांतर भी कहते हैं, मतलब भाषाओं में अंतर। इसे ही हम अंतर्भाषिक अनुवाद भी कहते हैं, क्योंकि इसमें भाषाओं में चेंजेज हो जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद है अंतर प्रतीकात्मक अनुवाद। तो अंतर प्रतीकात्मक अनुवाद में क्या होता है ना दोस्तों, कि इसमें ना ही भाषाओं को देखा जाता है, ना ही भावों को देखा जाता है, ना ही शब्दों को देखा जाता है। इसमें क्या होता है कि प्रतीकों को ही पूरा का पूरा बदल दिया जाता है। जैसे एक क्या कहते हैं, पिंजर उपन्यास था, ठीक है, अमृता प्रीतम ने इसे लिखा था। तो इस उपन्यास को बाद में पिंजर नाम से एक फिल्म में प्रदर्शित कर दिया गया। मतलब ऐसा है कि पूरे के पूरे उपन्यास को फिल्म में कन्वर्ट कर दिया गया। तो ये क्या है, रूपांतर है, रूपांतरित हो गया। जैसे कि क्या होता है ना, कि आप बहुत सारा मूवी ऐसा देखते होंगे जो कि किसी नाटक पर आधारित होता है। कोई एक नाटक कागज में लिखी होती है और मूवी बनाने वाला क्या करता है, उसी नाटक को वास्तव में प्रदर्शित कर देता है फिल्मों में, सिनेमाघरों में, थिएटरों में, तो वो दिखा देता है। तो ये अंतर प्रतीकात्मक अनुवाद हुआ। ठीक है, जैसे कि कोई एक लिखित नाटक है, ठीक है, और उस लिखित नाटक को एक तरह से दृश्य नाटक में बदल दिया जाता है। जैसे मैकबीथ, मैकबीथ एक नाटक था, ठीक है, उसको लिखा गया था, बाद में उसको क्या किया गया, थिएटर में आदमी के द्वारा करके दिखा दिया गया। जो किरदार थे, जो कैरेक्टर्स थे ना, उसको थिएटर में दिखा दिया गया करके। जैसे मैकबीथ में एक था, मैकबीथ था, एक मैकडफ था, और उसके बाद आपको राजा डंकन था। तो ये सारे कैरेक्टर्स कागज पर लिखे होते, लेकिन इसको वास्तव में उतार करके थिएटर पे दिखा दिया गया। थिएटर पे लोगों ने वो सारे अभिनय किए जो कि उन्हें करना चाहिए था। तो ये अंतर प्रतीकात्मक अनुवाद होता है, जिसमें कि प्रतीकों को ही बदल दिया जाता है। जैसे क्या होता है, नाटक को फिल्म में बदल दिया गया, नाटक को फिर क्या किया गया, कागज पे लिखित नाटक को दृश्य नाटक में बदल दिया गया, या फिल्म में जो घटनाएं घटित हुई उसको कागज पे लिख दिया गया। तो ये सब क्या है, अंतर प्रतीकात्मक अनुवाद है। ठीक है, उसके बाद है अनुवाद की विभिन्न सीमाओं की व्याख्या कीजिए। तो यह एक क्वेश्चन बन सकता था दोस्तों, यहाँ पर गलती हो गया है। ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इसको आप क्वेश्चन लिख लीजिए, ये एक क्वेश्चन है, मैं यहाँ पर मतलब नंबरिंग करना भूल गया। ठीक है, तो अनुवाद की दो तरह की सीमाएं होती हैं दोस्तों मूल रूप से, एक तो भाषा परक सीमा और दूसरी सामाजिक सांस्कृतिक सीमा। तो ऐसा है कि प्रत्येक भाषा की अपनी एक निश्चित संरचना और निश्चित प्रकृति होती है। ठीक है, इसलिए स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा के भाषिक रूपों में
समान अर्थ मिलने की स्थिति बहुत कम होती है। कई बार स्रोत भाषा के समान वाक्यों में सूक्ष्म अर्थ की प्राप्ति होती है, लेकिन उसका अंतरण लक्ष्य भाषा में कर पाना संभव नहीं होता है। ऐसा यहाँ पर कहने की कोशिश की जा रही है कि अनुवाद हम कितना भी कर ले, लेकिन उसकी एक सीमा है। और हम अगर किसी भी कहीं पे भी अनुवाद कर रहे हैं ना, तो हम अनुवाद में पहले वाले भाषा को दूसरे वाले भाषा में हूबहू कभी नहीं लिख सकते हैं, हूबहू कभी भी कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। ऐसा यहाँ पर कहने की कोशिश की जा रही है। जैसा कि मैंने आप लोगों को एक एग्जाम्पल दिया था, जिस पल मुस्कुराया हूं मैं उस पल में भी जिस पल मुझे फूट फूट कर रोना चाहिए था। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम इसको एकदम हूबहू ट्रांसलेट करें, एकदम हूबहू कन्वर्ट करें, चाहे इंग्लिश में करें चाहे हिंदी में करें, इसका अनुवाद हम कैसे भी करें, तो आप मुझे बताइए क्या इसको हूबहू अनुवादित किया जा सकता है? इसका हूबहू अनुवाद होगा? मेरे ख्याल से नहीं होगा, क्योंकि इसमें हमने अलग से शब्दों को जोड़ा, और फिर हम अलग से शब्दों को जोड़कर एक तरह से इसका भाव अनुवाद कर दिया। हम ये देख लिए कि हाँ, इसका क्या सार आ रहा है और किस तरह से हम लोगों को समझा पा रहे हैं, इस दो लाइनों को हम कैसे लोगों को समझा पा रहे हैं। तो इसमें क्या है, हम ये देख रहे हैं कि लक्ष्य भाषा में भी थोड़ा बहुत अंतर है और स्रोत भाषा में भी थोड़ा बहुत अंतर है। तो अनुवाद की भाषा परक सीमा यही है कि इसमें जो है ना, एकदम 100% अनुवाद को कर पाना असंभव है। इतना समझ में आया या नहीं आया? एक एग्जाम्पल यहाँ भी है, जैसे लकड़ी कट रही है और लकड़ी काटी जा रही है, ठीक है। दोनों को अगर हम इंग्लिश में लिखे तो दोनों का सेम मीनिंग होगा, ठीक है। लेकिन क्या सूक्ष्म अर्थ भेद के कारण इन दोनों का अलग अलग अंग्रेजी अनुवाद संभव नहीं होगा। मैंने बता दिया आप लोगों को, दोनों लगभग सेम होंगे। फिर किसी कृति में अंचल विशेष या क्षेत्र विशेष के जन जीवन का समग्र चित्रण अपनी क्षेत्रीय भाषा या बोली में जितना स्वाभाविक या सटीक हो पाता, उतना भाषा के अनुरूप में नहीं। तो ऐसा है कि कोई मतलब कुछ लोग ऐसा बोलेंगे कि लकड़ी कट रही है, कुछ लोग बोलेंगे लकड़ी काटी जा रही है, तो ये क्षेत्रीयता के आधार पर बोला जा रहा है। लेकिन अगर हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो क्या पॉसिबल है? बात तो दोनों एक ही है भाई, बात तो एक ही है ना कि लकड़ी काटी जा रही है, ठीक है। तो ऐसा है कि यही एक तरह से भाषा की क्या है, तो भाषा सॉरी, यही एक तरह से अनुवाद की भाषा परक सीमा है। दूसरा, अगर हम बात करते हैं अनुवाद की सामाजिक सांस्कृतिक सीमा, तो ऐसा है दोस्तों कि अनुवाद जो है ना, या भाषा जो है ना, वो अपने संस्कृति से जुड़ा होता है। जैसे हिंदी, क्या भारतीयों की संस्कृति है कि ये हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो अनुवाद मूल रूप से दो भिन्न संस्कृतियों को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। एक भाषा को दूसरी भाषा में अंतरण की प्रक्रिया में, एक भाषा को दूसरी भाषा में जो अंतरण किया जाता है, उस प्रक्रिया में अनुवादक को दो भिन्न संस्कृति को जानना पड़ता है। और किसी भी अनुवादक के लिए ये काफी टफ काम होता है, ये काफी मुश्किल काम होता है कि वो दोनों ही संस्कृति को बहुत अच्छे से जान पाए। क्योंकि वो ऐसा तो नहीं है कि दोनों संस्कृति में रह चुका हो। वो एक आदमी है जो कि अमेरिका में भी जीवन भर गुजार चुका हो, एक और इंडिया में भी जीवन भर गुजार चुका हो, या फिर इंडिया में भी अपना जीवन भर गुजार चुका हो और इंग्लैंड में भी अपना जीवन भर गुजार चुका हो। अपना जीवन तो वो कहीं एक ही जगह गुजारेगा, या फिर जीवन का कुछ पल वो उस एक एक जगह पे गुजारेगा, ठीक है। अब जीवन के जो कम जगह पर कम समय जिस क्षेत्र में वो गुजारेगा, तो उतनी कम वो उस संस्कृति को जान पाएगा। और जिस क्षेत्र में वो जितना ज्यादा समय गुजारेगा, उस संस्कृति को वो उतना जान पाएगा। तो यहाँ पर उसकी एक अनुवाद की एक सामाजिक सांस्कृतिक सीमा ये है कि चूंकि अनुवाद दो संस्कृतियों को जोड़ता है, तो संभवतः अनुवादक के सामने ये सबसे बड़ी चुनौती है कि वो दो विभिन्न संस्कृतियों को बिल्कुल हूबहू अच्छे से समझ सके, ठीक है। मतलब ये है कि दो भिन्न भिन्न संस्कृतियों को समझ पाना एक अनुवादक के लिए असंभव है। इसी वजह से क्या होता है कि एक अनुवादक अच्छे से अनुवाद करने में असफल होता है। इतना क्लियर है या नहीं है? मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। अब है कि अनुवाद की प्रक्रिया की विवेचना कीजिए। मतलब यहाँ पर ये कहने की कोशिश की जा रही है कि अनुवाद की प्रक्रिया बताइए। तो ऐसा है दोस्तों कि अनुवाद की प्रक्रिया में मूल रूप से 5 चरण होते हैं। आपकी पुस्तक में 5 चरण दिए गए हैं, ठीक है। लेकिन कुछ लोग 3 चरण मानते हैं, कुछ लोग 4 चरण मानते हैं, लेकिन आपकी बुक में 5 चरण दिया गया। मतलब 5 काम करने पर एक अनुवाद पूर्ण होता है। 5 चरणों से होकर किसी अनुवाद को गुजरना पड़ता है। पहला है पठन पाठन। तो ऐसा है दोस्तों कि मान लेते हैं राम आम खाता है, इसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो सबसे पहले तो आप पढ़ेंगे ना भाई कि राम आम खाता, पहले आप इसको पढ़ेंगे, नहीं तो आप ट्रांसलेट कैसे करेंगे? तो पहला काम होता है अनुवाद में पठन पाठन करना। जो सामग्री, जो लिखित वस्तु है जिसको बदलना है दूसरी भाषा में, तो सबसे पहले उसको पढ़ना पड़ता है। दूसरा होता है पाठ विश्लेषण। अब जैसे आपने पाठ को पढ़ लिया, तब आप समझेंगे कि इसको हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे। जैसे राम आम खाता है, तो आप समझेंगे ना, इसको ये सोचेंगे ना कि भाई इसमें मतलब
ग्रामर सही है या नहीं है, कैसे हम इसको ग्रामेटिकल एरर फ्री करके, मतलब ग्रामेटिकल एरर ना हो, ठीक है, तो हम एरर फ्री करके कैसे इसको ट्रांसलेट करेंगे, तो आप उसका विश्लेषण करेंगे ना। जैसे राम आम खाता है, तो आप सीधे ट्रांसलेट कर देंगे क्या? बिल्कुल नहीं करेंगे। पहले आप पढ़ेंगे, फिर उसका विश्लेषण करेंगे। आप ये देखेंगे कि इंग्लिश में किस जगह पर किस वर्ड का प्रयोग होगा, किस वर्ब फॉर्म का प्रयोग होगा, कौन से टेंस का प्रयोग होगा, तो आप तो ये देखेंगे ना। तो आप पाठ का विश्लेषण करेंगे। तो पहले पाठ को पढ़ेंगे, पठन पाठन, फिर पाठ का विश्लेषण होगा, तीसरा होगा भाषांतरण, फिर उसके बाद आप इसको क्या करेंगे? ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है, ट्रांसलेट करना स्टार्ट कर देंगे। इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ? मेरे ख्याल से इतना समझ गए होंगे। अब जब आप इसको ट्रांसलेट कर लेंगे दोस्तों, ठीक है, तो ट्रांसलेट करते समय आप ये भी देखेंगे कि इसमें जो है ना, मतलब लय तो बना हुआ है ना, सही से ट्रांसलेट हो रहा है या नहीं हो रहा है, कुछ गलती तो नहीं रह गई, तो आप ये देखेंगे, ठीक है। उसके बाद जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था ना, राम आम खाता है, तो आप पहले इसको पढ़ेंगे, फिर इसका विश्लेषण करेंगे, फिर इसका ट्रांसलेशन करेंगे, भाषांतरण करेंगे, मतलब भाषा में अंतर करेंगे। भाषांतर मैंने अभी तुरंत आप लोगों को ऊपर में बताया था ना, अंतरभाषिक अनुवाद, तो भाषांतरण करेंगे आप। भाषांतरण में क्या करेंगे आप? एक भाषा से दूसरी भाषा में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद चौथा नंबर आता है समायोजन। फिर जब आप उसको कन्वर्ट कर लेंगे, तो आप इसमें आप उसको देखेंगे भाई कि ये ट्रांसलेशन सही हुआ या नहीं हुआ, मतलब जो लिखा गया है वो सही है या नहीं है। जैसे राम आम खाता है, तो इसका ट्रांसलेशन होगा राम इट्स अ मैंगो। तो जब आपने इसका ट्रांसलेशन कर लिया, तो आप ये देखेंगे ना कि राम इट्स अ मैंगो सही है या नहीं है। आप देखेंगे ना कि इसमें कोई ग्रामेटिकल एरर तो नहीं रह गया, इसमें कुछ दिक्कत तो नहीं आ गई। जब आप ये समायोजन कर लेंगे, तब उसके बाद आप मूल से तुलना करेंगे। तो मूल से तुलना क्यों करेंगे? आप देखेंगे ना भाई कि मान लेते हैं मूल में क्या लिखा हुआ था और फिर नीचे में मैंने क्या लिख दिया, मतलब आप ये तो चेक करेंगे ना। तो मूल से तुलना एक अंतिम प्रक्रिया। सबसे पहले पठन पाठन, जिसमें कि मूल मूल पाठ को पढ़ा जाता है। दूसरा पठन पाठन का विश्लेषण, आपने जो पढ़ा उसको विश्लेषण करेंगे, किस तरह किस क्यों विश्लेषण करेंगे, क्योंकि आप देखेंगे कि आप इसका अनुवाद कैसे कर सकते हैं। तीसरा रूपांतरण करेंगे, उसमें आप रूपांतरण स्टार्ट कर देंगे, मतलब ट्रांसलेशन स्टार्ट कर देंगे। चौथा समायोजन करेंगे, उसमें आप चेक करेंगे कि कोई ग्रामर तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है, आप उसमें दिक्कतों को खोजेंगे। पांचवा मूल से तुलना करेंगे। मूल से तुलना करने का मतलब ये है कि आप देखेंगे कि मेन जो लाइन लिखा गया था, जो मेन टॉपिक था, उसका जो अनुवाद मैंने किया है, तो जो अनुवाद है वो बिल्कुल उससे ऊपर वाले से बिल्कुल मूल पाठ से मैच करता है या नहीं करता है। तो मेरे ख्याल से अब आप लोग अनुवाद की विभिन्न प्रक्रियाओं को समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, साहित्य कितने प्रकार का होता है? तो मूल रूप से दोस्तों दो प्रकार का साहित्य होता है, एक दृश्य साहित्य, एक श्रव्य साहित्य। और ये जो विभाजन है ना, ये संस्कृत में किया गया है, ठीक है। तो दृश्य साहित्य में नाटक आता है, ठीक है, और श्रव्य साहित्य में या तो पद्य आता है या तो गद्य आता है, ठीक है। और पद्य साहित्य में कविता आ गया, गद्य साहित्य में कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी, महाकाव्य, खंड काव्य, वृतांत, यात्रा वृतांत, व्यंग, बहुत सारी चीजें आती है, ठीक है। तो इतना तो समझ गए। अब यहाँ पर जो है ना, नाटक के बारे में आपसे पूछा जाएगा, तो संभवतः मैंने नाटक, एकांकी ये सब बता दिया था जब मैं आप लोगों को BHDS क्या था भाई, सॉरी BHDS नहीं, BHDLA 137 और BHDLA 138 का डिस्कशन आप लोगों को करवा रहा था, तभी मैंने ये सब बता दिया था। फिर भी मैं शॉर्टकट में बता देता हूँ। नाटक, नाटक में क्या होता है ना कि किसी, क्या होता है ना, जैसे लेट सपोज आप लोग नाटक देखे भी होंगे, एक तरह से आप लोग ये देखते हैं ना, मूवी देखते हैं ना, वो भी एक तरह से नाटक ही है। आजकल क्या हो रहा है ना, मूवी को पर्दों पर दिखाया जा रहा है, ठीक है, लेकिन अगर वही फिल्म, वही मूवी आपको सामने में करके दिखाया जाए, तो वो नाटक कहलाएगा। मतलब नाटक जो है ना, वास्तविकता से सरोकार रखता है। तो नाटक की वास्तविक सफलता उसके मंच पर होती है। मंच पर जो हम देखते हैं, वास्तव में जो घटना घटित होती है, वो नाटक होता है, ठीक है। एक अंक की जो घटना होती है, एक ही बार में सारा काम तमाम, तो वो एकांकी कहलाती है। और संभवतः अगर किसी का BHDLA 138 का बुक होगा या BHDLA 138 का कोर्स जिसका होगा, तो उसमें एक एकांकी थी, शायद वो था बहुत बड़ा सवाल करके, एक एकांकी थी जो कि मोहन राकेश ने लिखी हुई थी। तो एकांकी आप लोग समझ गए। उपन्यास क्या होता है ना कि किसी एक किरदार या एक या दो या तीन किरदार, एक या दो या तीन पात्रों को आधार मानकर उसके पूरे के पूरे मतलब जीवन चित्रण को, मतलब काफी रोचक ढंग से अगर प्रदर्शित कर दिया जाए, तो वो उपन्यास कहलाता है, ठीक है। और उपन्यास का मुख्य काम होता है पाठक को अपनी ओर आकर्षित करना। जैसे गोदान प्रेमचंद ने लिखा, गबन प्रेमचंद ने लिखा, उसके बाद मैला अचल फणीश्वर नाथ रेणु की कृति, उसके बाद आनंद मठ
आपको क्या कहते हैं बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा। तो ये सब उपन्यास है। उपन्यास क्या है कि इसमें क्या होता है ना, इसमें जो पात्र, जैसे कि आप ये देख लीजिए गोदान जो लिखा गया है, इसमें एक किरदार है होरी। तो पूरे के पूरे होरी के इर्द गिर्द वो पूरा का पूरा उपन्यास घूमता है, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया। तो ये उपन्यास है। कहानी की बात कर लेते हैं। कहानी तो एक ऐसा आख्यान है जो कि एक बार में, मतलब ऐसा है कि एक बैठक में या एक दो या 10 या 5 मिनट में पढ़कर समाप्त किया जा सकता है, तो वो कहानी होता है। निबंध के बारे में अब तो आप जानते ही होंगे, इसे क्रमबद्ध करके लिखा जा सकता है और ये आपके विचारों का प्रवाह होता है। तो ये निबंध हो गया। जैसे स्वच्छता पर निबंध आप लिख सकते हैं, स्वच्छता पर आपके जो विचार है उसको प्रकट कर दीजिए, वो निबंध कहलाएगा। और उसके बाद आप देख लीजिए, अगर कहीं गंदगी है, गंदगी पर आप निबंध लिख सकते हैं। अपने जीवन में जो कष्ट है आप उस पर अपने विचार प्रकट कर देते हैं, तो वो निबंध है। आत्मकथा, आत्मकथा के बारे में मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। खुद के बारे में लिखना, और ऐसे ऐसे केवल उसी भाग को लिखना जो कि काफी रोचक है, मतलब पूरा का पूरा जीवन आपका है, ठीक है। मान लेते हैं मैं अपनी आत्मकथा लिखूंगा, तो पूरे जीवन में मेरी एक जो रोचक घटना होगी ना, अगर मैं उसको पंक्तिबद्ध कर दूंगा तो वही आत्मकथा होगी। वहीं अगर जीवनी की बात करें तो किसी दूसरे आदमी के, किसी दूसरे महान आदमी के पूरे जीवन को कागज पर लिपिबद्ध कर देना ही जीवनी कहलाएगा। यात्रा वृत्तांत की बात करें तो अगर कोई यात्रा पर जाता है और यात्रा के दरमियान, यात्रा जाने और आने के क्रम में वो जो भी घटनाओं को देखता है उसको अगर लिपिबद्ध कर देता है तो वो यात्रा वृत्तांत कहलाता है। रेखा चित्र, किसी व्यक्ति के बारे में बहुत कम, मतलब किसी व्यक्ति को आप जानते हैं, ठीक है, और उस वहां पर कोई वो ऐसा है कि उसके बारे में आप थोड़ा बहुत जानते हैं, आप थोड़ा बहुत उसको लिख दे रहे हैं, आपने मस्तिष्क में जो भी चीजें आपके दिमाग में वो चल रही हैं उसके प्रति, तो आप उसको अगर कागज पे लिख दे रहे हैं तो वो रेखा चित्र कहलाएगा। जैसे मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं आपसे बातें कर रहा हूँ ना वीडियो में, ठीक है। लेट सपोज आप थोड़ा बहुत तो मुझे जान ही गए होंगे ना कि मैं कैसे पढ़ाता हूँ, क्या पढ़ाता हूँ, अच्छा पढ़ाता हूँ, बुरा पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो थोड़ा बहुत तो आप मुझे जान गए होंगे। तो मेरा जो चरित्र है ना, मेरा जो, मतलब मेरे बारे में आपके दिल और दिमाग में एक राय विचार पैदा हो गया होगा, आप मेरे बारे में अच्छा सोच रहे होंगे, बुरा सोच रहे होंगे। तो अगर आप मेरे बारे में जो दो चार चंद लाइनें आप लिखेंगे ना, वही रेखा चित्र कहलाएगा, ठीक है। इसमें क्या होता है ना कि किसी परिचित व्यक्ति या फिर किसी लगभग परिचित व्यक्ति के बारे में आप थोड़ा बहुत कुछ लिखते हैं तो वो रेखा चित्र कहलाता है। संस्मरण क्या होता है, आप किसी अपने चाहते या अपने परिचित व्यक्ति के बारे में थोड़ा बहुत लिख रहे हैं, कागज पर उसको लिपिबद्ध करें तो वो संस्मरण है। कविता लय के आधार पर लिखी जाती है, आपके मनों में जो विचार आता है, ठीक है, अगर आप उस विचार को छोटे से छोटे शब्दों में व्यक्त कर दें तो वो कविता कहलाती है, ठीक है। अब विभिन्न साहित्य अनुवाद की व्याख्या कीजिए। तो पहला है कि नाटक का अनुवाद। तो नाटक का अनुवाद भी हमें देखने को मिलता है दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल दिया, किसका, तो मैकबेथ का एक एग्जांपल दिया। मैकबेथ एक इंग्लिश ड्रामा था, लेकिन उसको हिंदी में कन्वर्ट करके आज पूरे भारत में बेचा जा रहा है। तो ऐसा है कि नाटक का भी अनुवाद किया जाता है। एक नाटककार अभिनय और संवाद दोनों के बीच में संतुलन बैठाता है और फिर नाटक की रचना करता है। तो नाटक का अनुवाद कौन कर सकता है, वास्तव में नाटककार ही कर सकता है, क्योंकि नाटक वो स्वयं करता है। नाटक में जो वो किरदार है ना, वो स्वयं उसको निभाता है। तो वो बहुत महसूस से, सॉरी, बहुत नजदीक से किरदार को महसूस करता है। तो इस वजह से एक नाटककार क्या करता है, नाटक का अनुवाद करता है। बात खत्म। इतना इसमें दम नहीं है, इसमें इतना इसमें जान नहीं है। कथा साहित्य का अनुवाद, तो कथा साहित्य का भी अनुवाद होता है दोस्तों। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, रामायण एक बहुत बड़ी कथा थी, ठीक है। तो उसका भी अनुवाद किया था ना, अनुवाद किया था। आप देख लीजिए कि रामायण का अनुवाद रामचरितमानस के नाम से गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया, और उसके बाद तमिल में भी उसका अनुवाद किया गया है, कन्नड़ में भी उसका अनुवाद किया गया। तो अलग अलग भाषाओं में बड़े बड़े कथाओं का अनुवाद हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये क्या है, कथा साहित्य का अनुवाद ही है, ठीक है। और कथा साहित्य का अनुवाद जो है ना, मूल रूप से वर्णनात्मक होता है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। वर्णनात्मक का मतलब होता है वर्णन वाला होता है। ऐसा नहीं है कि 500 लाइन का या 500 पेज का एक कथा साहित्य है और उसको हम 5 लाइन में लिख दे, तो ये संभव नहीं है। तो ये वर्णनात्मक होता है, कथा साहित्य का अनुवाद वर्णनात्मक होता है। काव्यानुवाद, जिस तरह मैंने कथा साहित्य की चर्चा की, सेम वही है काव्यानुवाद। काव्यानुवाद, ठीक है। जैसे रामायण महाभारत, यह एक काव्य भी है और एक कथा भी है, कथा साहित्य भी है और एक काव्य साहित्य भी है। तो लगभग दोनों का अनुवाद सेम तरीके से होता है, ठीक है। तो इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या है। अब है कि काव्यानुवाद की समस्या है। तो काव्यानुवाद में क्या होता है ना दोस्तों, स्रोत भाषा के सभी शब्दों के लिए लक्ष्य भाषा में प्राप्त शब्द आंतरिक बाह्य तथा प्रभाव की दृष्टि से हमेशा समान नहीं होते। वास्तविकता है दोस्तों कि चूंकि मान लेते हैं हम रामायण की बात करते हैं, रामायण एक संस्कृत भाषा का काव्य है। अब ऐसा है कि हिंदी में उसके लिए बहुत से शब्द मिलते ही नहीं है। यार रामायण का
तमिल में अनुवाद करेंगे तो ऐसा है कि तमिल में उसके लिए बहुत सारे शब्द मिलेंगे ही नहीं, तो ये दिक्कत हो जाती है। अलंकारों का अनुवाद बहुत कठिन होता है, वास्तव में सही बात है। अलंकार अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। जैसे बहुत से अलंकार हैं, जैसे मेरे ख्याल से उपमा रूपक श्लेष, उसके बाद उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, ठीक है। तो ये सब अलंकार है, तो अलंकारों का अनुवाद कठिन होता है, ठीक है। और काव्यानुवाद में अगर कोई छंद आ जाता है, मतलब कविता के माध्यम से कुछ अगर कह दिया जाता है, तो उसको फिर अनुवाद करना काफी दिक्कत वाला काम होता है, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी बातें यहाँ दी गई है, तो ये सब क्लियर होगा। अब बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, गद्य और पद्य साहित्य में अंतर बताइए। तो देखिए दोस्तों, वास्तव में हिंदी साहित्य को दो भागों में बांटा गया है, एक तो गद्य साहित्य, दूसरा पद्य साहित्य, ठीक है। तो गद्य क्या है, तो विचारपूर्ण एवं वाक्यबंध रचना, छंद, ताल, लय और तुकबंदी के बंधन से मुक्त काव्य को हम गद्य कहते हैं। अब वही अगर हम पद्य की बात करें तो इसमें क्या होता है, छंद होता है, लय होता है, वैसी साहित्यिक रचना जो श्रोता या पाठक के मन पर भावनात्मक आनंद की सृष्टि करता है। जैसा कि मैंने अभी एग्जांपल दिया आप लोगों को, भावनात्मक आनंद, मुस्कुराया हूं मैं उस पल में भी जिस पल मुझे फूट फूट कर रोना चाहिए था, ये हो गया। या फिर आप ये देख लीजिए, विचारों का द्वंद्व मेरे सामने, मेरे आसपास, मेरे आगे पीछे चलता रहा और मैं निःशब्द निःशेष खड़ा रहा। तो ये भी एक तरह से क्या है, पद्य काव्य है, ठीक है। या फिर मैं आपको एक शायरी सुना देता हूँ, तुम बस इतनी सी मोहब्बत निभा देना, मैं सारी चीजें ले आऊं, तुम बस एक कप चाय बना देना। तो ये सब क्या है, ये सब क्या है, लयात्मक साहित्य रचना ही तो है, ठीक है। तो ये सब आप समझ गए होंगे। या फिर मान लो मेरी एक राय, इश्क से बेहतर है चाय, ऐसा है। ऐसे बहुत से लेखन है, ठीक है। तो क्या है ना, ये सब भावनात्मक आनंद को पैदा करते थे, ये सब पद्य काव्य कहलाएगा। और गद्य काव्य में क्या होता है, विचारपूर्ण रचना होती है, आप सोचते हैं फिर लिखते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मैं सोच रहा हूँ, फिर बोल रहा हूँ, फिर मैंने ये जो लिखा है ये सब सोच कर लिखा है, तो ये गद्य है, ठीक है। जैसे ये लाइन वाला जो रचना है ना, जितना ये आप देख रहे हैं, ये सब क्या है, गद्य है, गद्य। पद्य में क्या होता है, कविताएं होती है। तो अब गद्य और पद्य में अंतर देख लेते हैं। तो गद्य में क्या होता है, स्पष्ट वाक्य विन्यास विन्यास हमें देखने को मिलता है, जो लाइनें लिखी गई है ये सब गद्य में है। लेकिन पद्य में ऐसा नहीं होता, पद्य में भाव प्रधान होता है, ठीक है। पद्य जो होती है, पद्य रचना, वो भाव प्रधान होती है, इसमें लय होता है, तुकबंदी होती है। अगर हम देखें तो गद्य का संबंध मस्तिष्क से होता है, क्योंकि गद्य जो है ना, मस्तिष्क से सोच सोच के लिखते हैं, कहानी लिखते हैं। और उसके बाद कहानी लिखने के बाद आप जीवनी लिखते हैं, निबंध लिखते हैं, तो आप माथा से सोचते हैं, मस्तिष्क से सोचते हैं, तभी तो लिखते हैं। वहीं अगर पद्य रचना की बात करें तो कविता सोचने में मनुष्य ज्यादा मस्तिष्क का प्रयोग नहीं करता, वो अपने हृदय का प्रयोग करता है। और अक्सर मोहब्बत संबंधी कविताओं की रचना तो हृदय के आधार पर ही होती है, ठीक है। तो ये हो गया। और उसके बाद गद्य में क्या होता है, विषय प्रधान होता है, विचार प्रधान होता है। लेकिन पद्य में ऐसा नहीं होता है, पद्य में क्या होता है, भाव प्रधान होता है। अभी तुरंत मैंने एग्जांपल दिया आप लोगों को दोस्तों, मैंने पद्य का बहुत सारी शायरी कविता मैं कर चुका हूँ और आप लोग समझ भी गए होंगे। हो सकता है मुझे आप लोग शायर भी ना समझ बैठे, थोड़ी बहुत शायरी करता हूँ, सस्ता शायर हूँ, ठीक है। लेकिन उतना ज्यादा कभी से सरोकार रहा नहीं है। लेकिन क्या है ना, पद्य का मूल भाव क्या होता है, मूल विषय भाव होता है। इतना क्लियर हो गया। गद्य में लेखक अपने विचारों को व्यक्त करता है, लेकिन पद्य में क्या होता है, सडन फीलिंग्स व्यक्त होता है। सडन मतलब समझते हैं, कभी कोई दुख हो गया आपके दिल से, है ना, अलग ही अनुभूति का एहसास होगा आपको। आप दुख भरी कविता लिखने लगेंगे, आप दुख भरी शायरियां लिखने लगेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, जो हमारे दिल से अचानक निकलता है ना, तो वो क्या होता है, पद्य काव्य होता है। और इसमें अलंकार की प्रवृत्ति देखी जाती है। अलंकार का मतलब ही होता है किसी भी लेखन अथवा रचना को एकदम समझ लीजिए कि आकर्षक बना देना, ठीक है। और गद्य को लिखने में तर्क, बुद्धि, विवेक, चिंतन का प्रयोग होता है, ठीक है। लेकिन पद्य में कल्पना स्वतंत्र होती है, आप अपने हृदय से कहीं तक सोच सकते हैं। कहा भी जाता है, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया। और गद्य में शब्द, वाक्य, अर्थ आदि का प्रयोग अच्छे से देखा जाता है, लेकिन पद्य में शब्द, वाक्य, अर्थ कुछ भी नहीं देखा जाता है, सिर्फ और सिर्फ भाव देखा जाता है। गद्य में विस्तार अधिक होने के कारण किसी बात को खोल कर लिखा जाता है, लेकिन पद्य में विस्तार नहीं होता है, इसीलिए इसे केवल संकेत रूप में लिख दिया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, आप लोग देख लीजिएगा, 8 9 10 11 पॉइंट, सारा इंपॉर्टेंट नॉर्मल सा पॉइंट है। तो आप लोग देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। इसको बताऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, ऐसे ही बहुत लंबा हो गया होगा वीडियो। परिभाषिक शब्दावली क्या है, तो देखिए दोस्तों, परिभाषिक शब्द उसे कहा जाता है जो समान व्यवहार या बोलचाल की भाषा के शब्द न होकर बल्कि ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े होते हैं, जैसे समाजशास्त्र, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र। ये सब क्या है, परिभाषिक शब्दावली ही तो है। और अर्थ की दृष्टि से किसी भी भाषा
किसी भी भाषा की शब्दावली को दो प्रकारों में बांटा जाता है। पहला होता है सामान्य शब्दावली और दूसरा होता है परिभाषिक शब्दावली। तो कोई ऐसा शब्द जिसमें कि कोई विशेष ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है, नॉर्मली हम उसको पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं, तो वो सामान्य शब्द कहलाता है। जैसे मैं अभी बातें कर रहा हूँ तो ये सामान्य शब्दों में बातें कर रहा हूँ, लेकिन अगर हम परिभाषिक शब्दों की बात करें तो ऐसा शब्द जो किसी विशेष ज्ञान के क्षेत्र में एक निश्चित अर्थ में प्रयुक्त होता है तो वह परिभाषिक शब्द कहलाते हैं। जैसे ऑपरेशन, शल्य क्रिया, तो यह एक विशेष ज्ञान है ना भाई, यह मेडिकल साइंस की एक भाषा है, ठीक है। शल्य क्रिया या ऑपरेशन, यह मेडिकल साइंस की एक भाषा, और इसको डिफाइन करने की आवश्यकता है। शल्य क्रिया का क्या मतलब हुआ? चीर फाड़ संबंधी क्रिया। तो अब इसको डिफाइन करने की आवश्यकता है ना भाई, तो ये क्या है? परिभाषिक शब्दावली है। तो हम ये कह सकते हैं कि जिन शब्दों की सीमा बांध दी जाती है वे परिभाषित शब्द हो जाते हैं, और जिसकी सीमा नहीं बांधी होती है तो वो साधारण शब्द होते हैं। और परिभाषिक शब्द वे होते हैं जो कि किसी विशिष्ट क्षेत्र में एक विशिष्ट अर्थ की अभिव्यक्ति करते हैं। अनेक क्षेत्र हैं, जैसे चिकित्सा विज्ञान का क्षेत्र है, दर्शन का क्षेत्र है, साहित्य का क्षेत्र है, विधि व वाणिज्य का क्षेत्र है, अनेक क्षेत्र हैं, ठीक है। अब एक परिभाषिक शब्दावली की निम्नलिखित विशेषताएं हमें देखने को मिलती है। तो परिभाषिक शब्द जो है ना किसी विशेष विज्ञान, विशेष कला या विशेष शास्त्र से जुड़े होते हैं। इतना क्लियर? पारिभाषिक शब्द एक विशिष्ट अर्थ की अभिव्यक्ति करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक एग्जांपल दिया मैंने आप लोगों को, शल्य क्रिया वाला। शल्य क्रिया ऑपरेशन वाला क्या होता है? चीर फाड़ से संबंधित क्रिया मेडिकल साइंस में शल्य क्रिया कहलाती है, तो यह एक विशिष्ट अर्थ की अभिव्यक्ति करता है, बात खत्म। और परिभाषिक शब्दों की सीमा बांधी होती है, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया। एग्जांपल मैंने कौन सा दिया आपको? शल्य क्रिया का। यह एक छोटा सा शब्द लगता है, ठीक है। इसकी शब्द सीमा है शल्य क्रिया, केवल दो ही शब्दों में इसकी सीमा बांधी गई है, लेकिन इसके अंदर जो अर्थ है वो बहुत बड़ा है, इसका विशिष्ट अर्थ है, ठीक है। और परिभाषिक शब्द का अर्थ सुनिश्चित होता है, ऐसा नहीं है कि भाई हर जगह अपने बदल दिया, जिसमें जो मन में आया शल्य क्रिया को आप मेडिकल साइंस में आम बोल दिया और हमारी भाषा में इमली बोल दिया, ऐसा नहीं है। वो हर जगह एक ही होता है, उसका जो भी अर्थ होता है वो सुनिश्चित होता है। इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ? मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। इतना क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। पारिभाषिक शब्दों के प्रकार, तो मूल रूप से देखिए दोस्तों, कुछ भाषा वैज्ञानिकों ने पारिभाषिक शब्दावली को दो प्रकार में बांटा, जो कि मैंने आप लोगों को ऊपर में बता दिया। एक सामान्य पारिभाषिक शब्दावली और दूसरा क्या कहते हैं, पारिभाषिक शब्दावली। लेकिन कुछ भाषा वैज्ञानिकों ने इसको तीन आधारों पर बांटा: सामान्य शब्दावली, दूसरा अर्ध पारिभाषिक शब्दावली और तीसरा पारिभाषिक शब्दावली। तो सामान्य शब्द वे शब्द होते हैं जिसमें कोई तकनीकी पक्ष की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। ये बिना तकनीकी पक्ष के होता है। जैसे मैं अभी बातें कर रहा हूँ तो मैं सामान्य शब्दों में बातें कर रहा हूँ, तो ये सामान्य शब्द है। क्या अब मैं हर लैंग्वेज को, हर शब्द को, हर वर्ड को डिफाइन करूंगा क्या? अगर मैं हर लैंग्वेज, हर शब्द और हर वर्ड को डिफाइन करूंगा तो भैया पॉसिबल है क्या? वीडियो में भर रात भर जिंदगी बनाता रह जाऊंगा तब भी ये क्लियर नहीं हो पाएगा। तो मैं जो बातें कर रहा हूँ ये सामान्य शब्दों में बातें कर रहा हूँ। दूसरा होता है, जैसे कि अभी एग्जाम्पल भी दे रखा है, मीठा, कलम, ठोस इत्यादि, ये सब सामान्य शब्द है। दूसरा है अर्ध पारिभाषिक शब्दावली। तो ऐसा है कि कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जो कि कभी-कभी परिभाषित क्षेत्रों में भी प्रयोग किए जाते हैं, और कभी-कभी इनको परिभाषित करने की आवश्यकता होती है, और कभी-कभी इनको परिभाषित ना भी करे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे मैं एग्जांपल आप लोगों को देता हूं, जैसे आवेश। आवेश अगर हम बात करें सामान्य तौर पर, आवेश का क्या मतलब हुआ भाई? तो गुस्सा, मतलब होता है ना, वो आवेश में आ गया, मतलब वो गुस्से में आ गया, तो ये एक सामान्य अर्थ हो गया। ये अर्ध पारिभाषिक कैसे होगा? अब अगर हम इसी को दूसरे शब्दों में बात करें, साइंस में इसी आवेश को ले जाए तो आवेश का मतलब होता है चार्ज। तो अब यहाँ पर चार्ज जो हो गया ना, ये जो आवेश अगर विज्ञान में चला गया तो यहाँ पर इसको परिभाषित करने की आवश्यकता है, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी, अगर आप विद्युत पढ़े होंगे साइंस में 10th क्लास में, तो आपको वहां पर दिखा होगा आवेश। अगर कोई हिंदी भाषी है, अगर किसी ने हिंदी माध्यम में विज्ञान पढ़ रखा होगा तो वहां उसको पढ़ने को मिला होगा, आवेश किसे कहते हैं बताइए? तो द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन चलता है ना, जो इलेक्ट्रॉन, साइंस में आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या कहलाता है? आवेश कहलाता है भाई। तो यहाँ पर क्या, ये अर्ध परिभाषिक शब्दावली है। सामान्य तौर पर हम इसको परिभाषित नहीं कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी किसी विशिष्ट क्षेत्र में इसको परिभाषित करने की आवश्यकता होती है, तो वैसे शब्द अर्ध परिभाषिक शब्द कहलाते हैं। अब तीसरा है पारिभाषिक शब्द अथवा पूर्ण परिभाषिक शब्द। तो ये ऐसे शब्द होते हैं जो ज्ञान व आनंद के साहित्य में टेक्निकल टर्म के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण मैंने आप लोगों को शल्य क्रिया के रूप में दिया। शल्य क्रिया जो शब्द है दोस्तों, क्या इसको सामान्य तौर पर हम कभी यूज करते हैं? अगर किसी को हम बोलेंगे भैया तुम्हारी शल्य क्रिया होगी, या किसी हॉस्पिटल में चले जाएं और कोई किसी ने पढ़ लिख नहीं रखा हो, अब बोलेंगे कि भैया शल्य क्रिया होगी तुम्हारी, तो क्या वो समझेगा? मेरे ख्याल से नहीं समझेगा। तो उसको हर स्थिति में इस शब्द को परिभाषित करना पड़ेगा कि भैया शल्य क्रिया का मतलब हो गया ऑपरेशन, चीड़ फाड़ संबंधी क्रिया। तो वो बंदा समझेगा कि हाँ भाई मेरे शरीर के अंदर में चीड़-फाड़ होगा या बाहर में चीड़-फाड़ होगा। तो पारिभाषिक शब्द क्या हुआ? यह पूर्ण रूप से एक सुनिश्चित
टर्म की मांग करता है, एक टेक्निकल टर्म की मांग करता है और एक निश्चित अर्थ है होता है इसमें समाहित, तो वो परिभाषिक शब्द होगा। इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ? मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। और पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण में विभिन्न प्रकारों का प्रयोग किया जाता है। मतलब पारिभाषिक शब्दावलियों का निर्माण ऐसे भी हो सकता है, जैसे उपसर्ग से पारिभाषिक शब्दों का निर्माण होता है, जैसे अधिज और कार, अधिकार, यह एक पारिभाषिक शब्दावली है, इसको परिभाषित करना पड़ेगा। अतिक्रमण, अब अतिक्रमण किसी सामान्य व्यक्ति को बोलेंगे तो भैया वो समझेगा क्या? नहीं समझेगा ना। अति एक उपसर्ग है और क्रमण एक शब्द है, तो आप समझ में आ गया। अतिक्रमण, अतिक्रमण का क्या मतलब होता है? जबरदस्ती कब्जा कर लेना। तो ये समझिए। उप मंत्रालय, उप एक उपसर्ग है, मंत्रालय एक सामान्य सा शब्द है। तो इधर उपसर्ग प्रत्यय क्या ही बताना भाई, ये तो सामान्य सा व्याकरण है, ये तो कोई भी जानता होगा, क्यों मैं इसमें दिमाग लगा रहा हूँ। तो उप मंत्रालय, तो उप मंत्रालय को भी परिभाषित करना पड़ेगा भाई। मंत्रालय के अधीन एक और उसका अंग, मतलब ऐसा है कि मंत्रालय का एक आधा अंग उप मंत्रालय कहलाएगा, ठीक है। उसी तरह प्रत्यय, प्रत्यय द्वारा परिभाषिक शब्दों का निर्माण होता है, तो प्रत्यय जोड़ के भी बहुत सारे परिभाषिक शब्दावलियों का निर्माण हो जाता है। जैसे इतिहास जोड़ एक ऐतिहासिक, ऐतिहासिक मतलब क्या हुआ? जो कि पुराना है, और पुरानी बातों का, इतिहास से संबंधित बातों को हम ऐतिहासिक कहते हैं। तो इस तरह से ये हो गया। समाज से भी परिभाषिक शब्दों का निर्माण होता है, ठीक है। जैसे तत्सम जोड़ तत्सम, ग्राम, ग्राम एक तत्सम शब्द है, और फिर पंचायत एक तत्सम शब्द है। तो ग्राम पंचायत, तो ग्राम पंचायत का क्या मतलब हुआ? गांव के अंदर जो पंचायत होती है ग्राम पंचायत कहलाएगी, तो ये परिभाषिक शब्द है भाई। ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल यहाँ नीचे दिया गया। जच्चा घर, ठीक है, किताब घर। जच्चा घर समझते हैं आप लोग क्या होता है? वो जो बच्चा जन्म लेता है ना, वो जो छोटा, जो एकदम बच्चा होता है, जन्म लेने के साथ जो बच्चा हमें देखने को मिलता है ना, वही जच्चा होता है, ठीक है। उसको हम जच्चा कहते हैं। या फिर माँ के कोख में जो बच्चा पल रहा होता है ना, उसे हम जच्चा के नाम से जानते हैं। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ठीक है। संधि से भी पारिभाषिक शब्दों का निर्माण होता है, जैसे अभी जोड़ आवेदन बराबर अभ्यावेदन, ठीक है। जिला जोड़ अधिकारी बराबर जिलाधिकारी। जिलाधिकारी कौन होता है? जो जिले का मालिक होता है, जो जिले का मुखिया होता है। तो ऐसा बहुत सारा, ऐसी बहुत सारी बातें हैं, ठीक है। अब प्रशासनिक पत्र क्या होता है? तो भैया इसको बताने की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि ये प्रशासनिक पत्र हमें BHDLA 137 में देखने को मिला, BHDLA 138 में देखने को मिला, और हम अपने निजी जीवन में कई सारे प्रशासनिक पत्रों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे शासकीय पत्र हो गया, सरकारी पत्र हो गया, अर्ध शासकीय, अर्ध सरकारी पत्र हो गया, कार्यालय ज्ञापन हो गया, फिर उसके बाद परिपत्र हो गया, कार्यालय आदेश हो गया, अशासनिक टिप्पणी, अधिसूचना, पृष्ठांकन, ये सब जो है ना, ये सब तो BHDA 180 में, 182 में भी था शायद, ठीक है। फिर उसके बाद मेरे ख्याल से BHDLA 135, 136 सब में था। ये तो ये सब बकवास है, इसको देखने का क्या ही बताऊं मैं। अगर कोई ये क्वेश्चन भी नहीं करके आ पा रहा है तो भाई बहुत दिक्कत है, ठीक है। फिर भी मैं अपने तरफ से बता देता हूं। तो प्रशासनिक पत्राचार का मतलब ये होता है भाई कि सरकारी क्षेत्र में जो पत्राचार होता है ना, उसे हम प्रशासनिक पत्राचार कहते हैं, ठीक है। या तो केंद्रीय सरकार के अंतर्गत जो पत्राचार हो रहा है तो वो हो जाएगा, या फिर राज्य सरकार या स्थानीय सरकार के अंतर्गत जो पत्र लेन देन हो रहा है तो वो प्रशासनिक पत्राचार कहलाएगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। सरकारी पत्र देख लिया आप लोग, सरकारी पत्र क्या होता है तो बताएंगे। सरकार के क्षेत्र में जो होता है, ठीक है। सरकारी पत्र के जो प्रमुख मांग है, या सरकारी पत्र का जो प्रमुख अंग है वो ये है। तो पत्रादि की संख्या और तारीख, जैसे क्या होता है ना, कोई भी सरकारी पत्र जब लागू होता है ना, तो क्या होता है, सबसे ऊपर में लिखा जाता है कि यह जो पत्र है इतना तारीख को लिखा गया, ठीक है, और ये पत्र संख्या इतना है। आप लोगों ने देखा भी होगा एग्जाम्पल में, इग्नू कहीं कोई नोटिस आता है ना, तो एक कॉर्नर में लिखा रहता है सर्कुलर नंबर इतना, डेट इतना, और इस तरह से वो लिखा रहता है। फिर नीचे में नोटिस लिखा रहता है। तो ये क्या है? संख्या और तारीख हो गई। कार्यालय का नाम भी लिखा रहता है, जैसे इग्नू का नोटिस आता है तो ऊपर में लिखा रहता है कहाँ से नोटिस आया, जैसे स्टूडेंट इवेल्युएशन डिवीजन, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन डिवीजन, तो ऐसा होता है, ठीक है। फिर उसके बाद पाने वाले का पत्र तो दे दिए भाई, अब पत्र में कहाँ किसको भेजना है तो दिक्कत हो जाएगी ना। फिर पदनाम लिखा रहता है, जैसे कि इग्नू में ही नोटिस आपने देखा होगा कि इग्नू में जो नोटिस होता है ना, उसको फॉरवर्ड किया जाता है तो नीचे लिखा जाता है फॉरवर्ड दिस टू, फिर आपको लिखा हुआ मिलेगा ऑल कोऑर्डिनेटर्स ऑफ रीजनल सेंटर, ऑल कोऑर्डिनेटर्स ऑफ स्टडी सेंटर, फिर आपने नीचे में देखा होगा ऑल कंप्यूटर्स डिवीजन। तो ऐसा आपको देखने को मिला होगा। फिर विषय होना चाहिए सरकारी पत्राचार में, संबोधन होना चाहिए, पत्र का मुख्य विषय होना चाहिए, अधोलेख होना चाहिए, भेजने वाले का हस्ताक्षर होना चाहिए, संलग्नक होना चाहिए। मतलब संलग्नक का मतलब होता है कि कुछ कॉपीज, ठीक है, जैसे कुछ डॉक्यूमेंट, जैसे आप जाते हैं ना ब्लॉक में जाते हैं या कहीं कोई सरकारी कार्यालय में जाते हैं, तो आपसे बोलता है कि भैया ये कागज लगा के लाओ, जैसे आधार कार्ड मांगता है आपसे, फोटो मांगता है, तो आप क्या करते हो, उसके पीछे पिन मार के देते हैं ना, पिन लगा के, तो वो संलग्नक हो गया, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब सरकारी पत्र का एक नमूना है, देख लीजिए आपके सामने है। जैसे यहाँ पत्र संख्या 1 लिख देंगे, भारत सरकार के द्वारा जारी किया गया
किसके, भारत सरकार में किस मंत्रालय ने जारी किया? तो श्रम मंत्रालय ने जारी किया। और उसके बाद किसको भेजा गया? तो महानिदेशक को भेजा गया श्रम मंत्रालय के। फिर उसके लिए यहाँ पर क्या किया? अभिवादन किया गया। ठीक है, और किस दिनांक को भेजा गया वो भी लिखा गया किस विषय पर भेजा जा रहा है वो भी लिखा गया। फिर पत्र का विषय है नीचे में, देख लीजिए आप लोग, सारी बातें इंडिकेट की गई हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ? मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये सब क्लियर हो गया। और उसके बाद नीचे में दिया गया है कि किसको भेजा गया, ये जो महानिदेशक है मतलब सॉरी किसके द्वारा भेजा गया, तो ये रिछपाल सिंह ने भेजा है, ये अवर सचिव है भारत सरकार में। ठीक है, तो ये सब आप बातें समझ गए, इतना क्लियर हो गया। अब इसके बाद इस बुक में मतलब सॉरी इस पीडीएफ में एक दो पॉइंट छूट गया, वो मैं क्लियर करवा देता हूं। अगर आपसे पूछे कि भैया बताओ वांग्मय, साहित्य और लिटरेचर में क्या अंतर है, तो मैं आपको क्लियर बता देता हूं दोस्तों। वांग्मय, साहित्य और लिटरेचर में लगभग ना के बराबर अंतर है। वांग्मय जो शब्द होता है ना, इसे संस्कृत में प्रयोग किया जाता है साहित्य के लिए। ठीक है, वांग्मय के अंदर क्या होता है कि दृश्य और पद्य जितने भी लेखन होते हैं संस्कृत के अंदर जो कि पाठकों को आकर्षित करते हैं, तो वो वांग्मय कहलाता है। दूसरा, साहित्य की बात करें तो हिंदी में जितने लेखन होते हैं, चाहे गद्य साहित्य हो, पद्य साहित्य हो, गद्य साहित्य, कथा साहित्य हो, कथेतर साहित्य हो, वो सारे क्या होंगे? साहित्य होंगे। लिटरेचर, साहित्य को ही इंग्लिश में लिटरेचर कहते हैं। तो अब आप लोग वांग्मय, साहित्य और लिटरेचर को समझ गए। अब एक चीज मैं यहाँ छोड़ चुका हूं, मैं भूल गया था उसको लिखने के लिए, और वो था चंपू। तो चंपू किसे कहते हैं? अगर आपसे क्वेश्चन पूछे तो आप इतना लिखिएगा कि ऐसा कोई भी लेखन जिसमें गद्य और पद्य दोनों का समावेश मिले तो वो चंपू कहलाता है। ठीक है, चंपू क्या होता है? तो भाई गद्य और पद्य जिस भी लेखन में दोनों एक साथ हो तो वो चंपू कहलाएगा। इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ? उसके नीचे एक और मैंने पीडीएफ मतलब ऐड किया है, तो वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। इसमें दो क्वेश्चन है, संभवतः वो मैं क्लियर करवा दूंगा, उसके साथ ही ये वीडियो सेशन एंड हो जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुवाद के विभिन्न साधनों का वर्णन कीजिए, या क्या कोश अनुवाद के साधन है? महत्वपूर्ण कोशों की चर्चा कीजिए और भाषिक अथवा भाषेतर कोशों के बीच अंतर बताइए, उदाहरण सहित बताइए। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये एक वीवीआई था, इसलिए मुझे लगा कि इसको बता देना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, अनुवाद के अगर साधन की बात करें ना, तो अनुवाद का अगर मुख्य कोई साधन है तो वो कोश है। कोश जो डिक्शनरी आप देखते हैं ना, वो क्या है? उसी को हिंदी में कोश कहते हैं। अब जैसे आपको हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, हिंदी के कई शब्द अगर आप इंग्लिश में नहीं जानते तो आप डिक्शनरी की ही हेल्प तो लेंगे। आप डिक्शनरी में जाएंगे, उस हिंदी शब्द का इंग्लिश खोजेंगे, फिर ट्रांसलेट करेंगे, तो वो कोश है। ठीक है, अब कोश की परिभाषा की बात करें तो हम ऐसा कह सकते हैं कि कोश एक ऐसा शब्द है जिसका व्यवहार अनेक क्षेत्रों में होता है और प्रत्येक क्षेत्र में इसका अपना अर्थ और अपना भाव होता है। इतना क्लियर हुआ? या फिर अगर हिंदी शब्द सागर के अनुसार बात करें तो कोश वह ग्रंथ है जिसमें अर्थ और पर्याय सहित शब्द इकट्ठे किए गए होते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? या अगर डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार हम बात करें, जो कि एक बहुत बड़े व्याकरणविद हैं, तो वो कहते हैं कि एक ऐसा संदर्भ ग्रंथ जिसमें भाषा विशेष के शब्द का संग्रह हो, या संग्रह के साथ साथ उसी या दूसरी या दोनों भाषाओं के अर्थ पर्याय या विलोम हो, या विशिष्ट अथवा विभिन्न विषयों की प्रविष्टियों की व्याख्या हो, तो वह क्या कहलाएगा? कोश कहलाएगा। अब देखिए, मूल रूप से दोस्तों डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने कोश को दो तरीके में, दो भागों में विभाजित किया। एक तो भाषिक कोश, दूसरा भाषेतर कोश। तो भाषिक कोश वे कोश होते हैं जिनका सीधा सीधा सरोकार भाषा से होता है। ठीक है, जैसे कि एक भाषीय कोश, द्विभाषीय कोश, बहुभाषिक कोश, पर्याय कोश, उसके बाद थिसॉरस कोश। ठीक है, लेकिन भाषेतर कोश की बात करें तो ये वो कोश ऐसे प्रकार के होते हैं जिसका क्षेत्र केवल भाषा तक सीमित नहीं होता, अपितु ये बृहत तौर पर, मतलब ये इसका जो क्षेत्र होता है वो बहुत बृहत होता है। दूसरे शब्दों में कहे तो वे कोश जिनका उपयोग हम शब्द का अर्थ ढूंढने के लिए नहीं, बल्कि कई अवधारणाओं और संकल्पनाओं के अर्थ को ढूंढने के लिए करते हैं। ठीक है, और इसके लिए एक एग्जांपल आप ले लीजिए, इंसाइक्लोपीडिया। आप गूगल पर सर्च करते होंगे ना, तो विकिपीडिया करके एक आता होगा। ठीक है, तो विकिपीडिया क्या है दोस्तों? एक तरह से भाषेतर कोश है, क्योंकि विकिपीडिया के अंदर आप दुनिया के लगभग सारे पॉइंट्स को देख सकते हैं। कुछ भी आप सर्च कीजिए, कोई भी पॉइंट सर्च कीजिए, आपको विकिपीडिया में जरूर मिल जाएगा। तो विकिपीडिया में क्या है? सिर्फ आप क्या शब्दों के अर्थ को देख रहे हैं? नहीं, आप भावनाओं को देख रहे हैं, आप कई कई सारी टॉपिक्स को देख रहे हैं और कई कई सारी टॉपिक्स को समझ रहे हैं। तो सबसे पहले भाषिक कोश के जो डिफरेंट डिफरेंट प्रकार है ना, जो अलग अलग प्रकार है, एक भाषिक, द्विभाषिक, तो हम लोग उसको देख लेते हैं। पहले सबसे पहले एक भाषिक कोश की बात करें तो एक भाषा वाले कोश को एक भाषिक कोश कहते हैं।
ठीक है, दूसरे शब्दों में अगर कहें तो एक भाषिक कोश से तात्पर्य उन कोशों से है जिसमें एक भाषा के शब्द को उसी भाषा के शब्द में लिख दिया जाता है। जैसे यहाँ पर दिया गया एग्जांपल में ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर डिक्शनरी, तो ऐसा है दोस्तों कि कुछ इंग्लिश के ऐसे भी वर्ड होते हैं जो बहुत टफ होते हैं, ठीक है, तो उसको शॉर्ट में, उसको साधारण शब्दों में कन्वर्ट कर दिया जाता है और उसी में, मतलब जैसे मान लेते हैं कि स्टोमैक, कभी कभी क्या होता है ना, स्टोमैक के लिए एब्डोमेन शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। तो अब अगर आपसे पूछे कि स्टोमैक को दूसरे वर्ड में क्या कहेंगे, ठीक है, तो कभी कभी उसको एब्डोमेन के लिए एब्डोमेन वर्ड में भी लिख दिया जाता है। जैसे आप एक तरह से वो देख लीजिए, उसके बाद आप जैसे एडवोकेट, एडवोकेट के लिए लॉयर शब्द का भी प्रयोग होता है। तो यहाँ क्या है कि एक ही वर्ड है, उसका डिफरेंट डिफरेंट मतलब जो अलग अलग जो डिफरेंट डिफरेंट वर्ड, एंटोनिम्स एक तरह से, सॉरी एंटोनिम्स कह रहे हैं, सिनोनिम्स, सिनोनिम्स में क्या होता है, सेम शब्द को क्या होता है, लिखा जाता है। तो ऐसे कोर्स जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ एक भाषा का, एक ही कह ले कि एक ही भाषा का प्रयोग होता है, तो वो एक भाषिक कोश कहलाता है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ या नहीं। द्विभाषिक कोश वो होता है जिसमें दो भाषाएं होती है, जैसे हिंदी का अंग्रेजी करना, जैसे हिंदी अंग्रेजी वाला कोर्स, इंग्लिश हिंदी डिक्शनरी आप लोगों के पास होगा या फिर हिंदी इंग्लिश डिक्शनरी आप लोगों के पास होगा। तो ये द्विभाषिक कोर्स है और ये सबसे ज्यादा चलने वाला कोर्स है। ठीक है, उसके बाद बहुभाषिक कोर्स की बात करें अगर हम लोग, ये लगता है मैंने डबल डबल बार पेज स्क्रीनशॉट ले लिया था, गलत हो गया ये भाई। ठीक है, बहुभाषिक कोर्स में क्या होता है ना दोस्तों, इसमें क्या होता है कि दो या दो से अधिक भाषाओं का प्रयोग किया हुआ होता है। ठीक है, जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए, बहुभाषिक कोश में क्या है, संस्कृत हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश, जिसको डॉक्टर शिवराज प्रसाद भारद्वाज ने लिखा। इसमें क्या होता है कि एक ही वर्ड है, उसके लिए संस्कृत वर्ड भी दिया गया है, हिंदी वर्ड भी दिया गया और अंग्रेजी वर्ड भी दिया गया है। जैसे एक है अजंता फ्रेंच इंग्लिश हिंदी डिक्शनरी, तो ऐसा है कि ये जो डिक्शनरी है ना, दिनेश चंदेर ने लिखी है, इसमें क्या है कि एक वर्ड है जो कि फ्रेंच में दिया हुआ, उसका इंग्लिश में जो मीनिंग होता है वो भी लिखा गया और हिंदी में जो मीनिंग होता है वो भी लिखा गया। तो ऐसे क्या होते हैं, बहुभाषिक कोश होते हैं। इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ। मुहावरा लोकोक्ति कोश, आप देखते होंगे व्याकरण में आपको बहुत सारी मुहावरे और लोकोक्तियां देखने को मिलती होगी, जैसे थोथा चना भाजे घना। ठीक है, मतलब छोटा आदमी है, बहुत बड़ा बड़ा काम किए जा रहा है, ऐसा आप देखते होंगे। फिर अधजल गगरी छलकत जाए, भरी गगरिया चुप्पे जाए, मतलब आधा अधूरा ज्ञान रखने वाला बहुत टपकता है और जो ज्ञान से परिपूर्ण होता है वो कम टपकता है। ठीक है, तो ये बात हो गई। उसके बाद हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, तो ये सब क्या है, ये सब हमें कहाँ देखने को मिलता है, मुहावरा लोकोक्ति शब्दकोश में देखने को मिलता है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ। ऐसे होता है छाती पर सांप लौटना, न नौ मन तेल होगा, न राधा नाचेगी, तो ऐसे बहुत से हैं। ठीक है, ये सब क्लियर हो गया, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब भाषेतर कोश की बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, भाषेतर कोश में मूल रूप से आता है विश्वकोश, उसके बाद आता है विषय कोश और फिर आता है साहित्य कोश। तो विश्व कोश को हम लोग इंसाइक्लोपीडिया के नाम से जानते हैं और आजकल इसी को विकिपीडिया कहा जा रहा है। ठीक है, विषय कोश, हाँ इसी को विकिपीडिया कहा जा रहा है। आप गूगल पे भी सर्च कीजिएगा तो आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, और जैसे होता है ना कि जो विश्व कोश होता है ना, इसके अंदर सिर्फ एक ही बातें नहीं, जैसे आपको मान लेते हैं, आपको है ना पृथ्वी के बारे में जानना है, आप सर्च कीजिए अर्थ, लिख लीजिए या डिटेल एनालिसिस ऑन अर्थ, तो देखिए आपको सबसे ऊपर में ना इंसाइक्लोपीडिया, जो कि अभी विकिपीडिया के रूप में चल रहा है, तो विकिपीडिया के रूप में आपको वहां विकिपीडिया जैसे आप ओपन करेंगे तो सबसे पहले विकिपीडिया मिलेगा, विकिपीडिया पर क्लिक करेंगे आपको बहुत सारी बातों की जानकारी हो जाएगी। तो ये भाषेतर कोश होता है। ठीक है, भाषेतर कोश में सिर्फ शब्दों के अर्थ को नहीं दिखाया जाता, बल्कि वाक्यों, पदबंधों, बड़े बड़े टॉपिक्स को दिखाया जाता है। ठीक है, तो विश्व कोश समझ गए, विश्व कोश इंसाइक्लोपीडिया हो गया। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। और विश्व कोश जो है ना, केवल एक भाषा या एक भाषा के निश्चित ज्ञान तक सीमित नहीं होता, इसलिए इसकी गणना भाषेतर कोश में की जाती है, मतलब भाषा से भी ज्यादा हो गया, सॉरी दोस्तों मिस्टेक हो गया। तो ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करते हैं विषय कोश। तो विषय कोश में क्या होता है ना, आप देखते होंगे जैसे कि कभी कभी क्या होता है ना, जैसे आप फिजिक्स के बहुत से टर्म ऐसे जो बहुत टफ होते हैं, तो फिजिक्स की डिक्शनरी अलग आती है। ठीक है, जैसे कि बहुत सारे बायोलॉजी के भी वर्ड्स होते हैं जो काफी टफ होते हैं। तो अब जैसे रिप्रोडक्शन, ठीक है, अब रिप्रोडक्शन एक नॉर्मल वर्ड है, इसको डिफाइन करेंगे तो कैसे करेंगे, उसको समझने के लिए ना कोश का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको बायोलॉजी डिक्शनरी कहते हैं। तो विषय कोश होता है, इसमें केवल शब्द का अर्थ नहीं बताया जाता है, बल्कि इसमें बहुत से टॉपिक्स को समझाया जाता है, तो वो विषय कोश कहलाता है। साहित्य कोश, साहित्य के क्षेत्र में अगर मान लेते हैं, क्या क्या मतलब साहित्य के क्षेत्र में अगर आपको कोई जानकारी लेनी है या साहित्य का गहन अध्ययन करना है, साहित्य की जो अलग अलग अवधारणाएं हैं, साहित्य की जो अलग अलग प्रवृत्तियां हैं, तो उसके अध्ययन के लिए इस तरह के साहित्य कोशों का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि हिंदी साहित्य, ठीक है, इसका कैसा इतिहास रहा, कैसे हिंदी साहित्य अभी वर्तमान स्वरूप में पहुंचा, कहानी कविता का विकास कैसे हुआ, अगर हमें इन सब चीजों के बारे में जानना तो हम कैसे जानेंगे, तो इसके लिए हमें साहित्य कोश की मदद लेनी होगी, हिंदी साहित्य कोश की मदद लेनी होगी। तो इतना क्लियर हुआ या नहीं
नहीं हुआ, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। प्रशासनिक भाषा के वैशिष्ट्य या प्रशासनिक भाषा के विशिष्टता पर चर्चा कीजिए। तो देखिए दोस्तों, प्रशासनिक भाषा की सबसे पहली विशेषता होती है बोधगम्यता एवं एकार्थकता। ऐसा है कि प्रशासनिक भाषा, जो प्रशासन के क्षेत्र में जिस भाषा का प्रयोग होता है वो सामान्य भाषा होती है, ठीक है, और जो सबको समझ में आ जाए ऐसी भाषा का प्रयोग किया जाता है। बोधगम्य होता है, सुगम्य होता है और एकार्थकता होती है, मतलब बातें एकदम सटीक होती है। निर्व्यक्तिकता, ठीक है, तो ऐसा है कि गलत शब्दों का प्रयोग ना हो, ठीक है, और प्रत्येक अधिकारी या तो अपने उच्चाधिकारी के आदेश का पालन करता है या निम्न अधिकारी को आदेश देता है। तो अब जब वो आदेश देता है तो उस समय जो सूचनाओं का आदान प्रदान होता है ना, तो वो होता है ना, तो वो एकदम फॉर्मल होता है, एकदम औपचारिक होता है, तो उसे हम निर्व्यक्तिकता क्या बोलते हैं भाई, ये क्या लिखा हुआ है, निर्व्यक्तिकता, ठीक है, निर्वैयक्तिकता कहते हैं। तो इतना क्लियर हो गया। फिर आज्ञात्मक या सुझावपरक वाक्य का प्रयोग। आप देखिए, प्रशासनिक क्षेत्र में आज्ञापरक शब्दों का ही प्रयोग किया जाता है। अक्सर आप किसी दफ्तर या कार्यालय में जाते हैं तो आप कहते हैं श्रीमान, ऐसा तो नहीं कहते अरे भाई सुनो क्या कर रहे हो, ऐसा तो नहीं बोलते हैं ना आप क्या बोलते हैं, एकदम सामान्य तौर पर सामान्य तरीके से बात करते, बोलते हैं श्रीमान आप कैसे हैं। आप किसी जिलाधिकारी से मिलते हैं तो क्या आप उससे अभद्र तरीके से व्यवहार करते हैं? नहीं, आप सबसे पहले जाने के साथ ही उसका अभिवादन करते हैं, उसको या तो पैर छू के प्रणाम करते हैं अगर पॉसिबल हो, या फिर कहते हैं श्रीमान कैसे हैं आप, श्रीमान आपको देखकर अच्छा लगा, या फिर आप कहते हैं प्रणाम सर, ऐसा बोलते हैं ना। तो अब आज्ञार्थक और सुझावपरक वाक्य का प्रयोग होता है प्रशासनिक शब्दावली में, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। उसके बाद है औपचारिक भाषा, ये तो बता ही चुका हूं भाई, औपचारिक शब्दों का प्रयोग होता है, औपचारिक भाषाओं का प्रयोग होता है, सादर, अभी मैंने आपको बताया ना भाई, सेवा में महोदय, प्रिय, महोदय, सादर, पृष्ठांकन, साधुवाद, स्व, धन्यवाद, तो ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है। सुनिश्चित एवं व्यवस्थित लेखन परंपरा, तो ऐसा है कि हर चीजों के लिए कार्यालय लेखन में या प्रशासनिक पत्राचार में या प्रशासनिक लेखन में हर चीज का एक फॉर्मेट होता है, ठीक है, उसी फॉर्मेट में सारे काम करने होते हैं, तो वो व्यवस्थित लेखन परंपरा के अंतर्गत आएगा, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। उसके बाद विशिष्ट शब्दावली, हर चीज की एक विशिष्ट शब्दावली होती है दोस्तों। जैसे कोई एक लेटर निकलता है ना तो उसको ज्ञापन के नाम से जानते हैं, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। या कोई सर्कुलर निकलता है, ठीक है, तो उसको या फिर कोई गजट निकलता है तो उसके लिए हर चीज के लिए एक डिफरेंट, एक फिक्स वर्ड होता है, ठीक है। जैसे कि आप क्या गृह मंत्रालय द्वारा शायद गृह मंत्रालय ही निकालती है जो कि जीडीपी की गणना करती है। जीडीपी एक फिक्स वर्ड है, एक विशिष्ट शब्दावली है। तो यह प्रशासनिक शब्दावली भी हो सकती है। या फिर आप पुलिस स्टेशन चले जाते हैं, ठीक है, तो आपको कोई कंप्लेन लिखवानी होती है तो वहां एक विशिष्ट शब्दावली है कंप्लेन लिखवाने के लिए, जिसे हम FIR बोलते हैं, फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन रिपोर्ट, ठीक है। तो ये सब विशिष्ट शब्दावलियों का प्रयोग हमें प्रशासनिक क्षेत्र में देखने को मिलता है। तो मेरे ख्याल से ये सब बातें आप समझ गए होंगे, सारी बातें क्लियर हो गई हैं, ठीक है। ये सब और भी फालतू सारी बातें दी गई है, ये सब कुछ भी नहीं है, ये सब बकवास है, ठीक है, और कुछ जानना नहीं है। इतना क्लियर हो गया, सारी बातें समझ में आ गई। अब है प्रशासनिक अभिव्यक्तियां। तो ऐसा है दोस्तों, प्रशासनिक अभिव्यक्तियों का मतलब है कि प्रशासन के क्षेत्र में जितनी भी चीजें होती है ना, सारी चीजें लिखित होती है। आप मुंह से कितना भी बोल ले फिर भी उसको लिखा जाता है। कोई भी काम होता है, कोई भी लेटर पास होता है, कोई भी ऑर्डिनेंस पास होता है, कोई भी कानून बनता है, या कोई जिलाधिकारी किसी कागज पर मतलब कोई फैसला लेता है, तो वो सब के सब कागज पर नोट किए जाते हैं, ठीक है। तो सब कुछ कागज पर लिखित होता है, तो यही एक प्रशासनिक अभिव्यक्ति है, ठीक है। और हर चीज के लिए, हर कार्य के लिए एक फाइल बनता है, ठीक है, और उसी फाइल के अंदर सारी चीजें रखी जाती है। तो ये सब प्रशासनिक अभिव्यक्तियों का एक अच्छा खासा उदाहरण है। तो मेरे ख्याल से जितनी भी बातें थी वो आप लोग अब समझ गए होंगे, और ये वाला जो जितना सेशन था वीडियो के अंदर, जितना क्वेश्चन था वो मैंने क्लियर करवा दिया। तो ये वाला जो वीडियो सेशन था अब इसे यहीं पे समाप्त कर देना चाहिए, ठीक है। और मुझे लगता है कि ये वीडियो सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। फिर भी अगर कोई गलती अथवा त्रुटि रहती है तो मुझे क्षमा कीजिएगा। और इसमें जो 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं आप लोगों को, बहुत इंपॉर्टेंट है जो, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले तो अनुवाद क्या है, इसके विभिन्न प्रकार बताइए, ये आपसे पूछा जा सकता है। और दूसरा आपसे पूछा जा सकता है कि अनुवाद के व्यापक संदर्भों के बारे, अनुवाद के व्यापक और सीमित संदर्भों की व्याख्या कीजिए। तीसरा आपसे भाषिक और भाषेतर कोश में अंतर पूछा जा सकता है, मे बी, ठीक है, पूरा चांस है। उसके बाद आपको विभिन्न साहित्य के बारे में पूछा जा सकता है। तो ये सब आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज के इस वीडियो सेशन को यहीं एंड करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। और अगर ये वीडियो सेशन आप लोगों को पसंद आया, अच्छा लगा, तो आप लोग क्या कीजिए, सिंपल में कम से कम एक लाइक कर दीजिए, एक सब्सक्राइब कर दीजिए, और हो सके तो शेयर कर दीजिए। हालांकि मैं ये बात मतलब हंसी हंसी में कह रहा हूँ, मजाक में कह रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो ही कीजिएगा, मेरे तरफ से कोई प्रेशर या फोर्स नहीं है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टाटा बाय बाय।